कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम रियोमा ताकायाशी था, जो कि फॉरेस्ट में 1000 स्लाइम्स के साथ रहता है। ये स्लाइम्स हमेशा एक अलग तरीके से इन्वॉल्व करते हैं। ये बात पर डिपेंड था कि इन्हें किस तरह का खाना दिया जाएगा। अगर इन स्लाइम्स को ग्रीन कैटरपिलर खिलाया जाए तो एक स्टिकी स्लाइम्स बनते हैं, जिनसे बना स्टिकी फ्लूइड मजबूत थ्रेड बना सकता था, जो कि शिकार करने में भी काफी यूजफुल होता है। ऐसे स्लाइम्स किसी भी तरह के हार्ड सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते थे, जैसे कि एक बोन। रियोमा के पास और भी बहुत तरह के स्लाइम्स हैं, जिनमें से कुछ पॉइजनस स्लाइम्स भी थे, जो कि जहरीले प्लांट्स को खाकर बने हैं। क्लीनर स्लाइम, जिनके नाम से ही पता चलता है कि ये साफ सफाई करने के काम आते हैं। स्कैवेंजर स्लाइम्स ये बचा कुचा कूड़ा कचरा खाया करते थे। और कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं जो कि काफी यूजफुल थे। रियोमा जब फॉरेस्ट में घूम रहा था तो वहाँ से कुछ लोग दिखे जिनका दोस्त घायल था। उनमें से एक ने रियोमा की तरफ तलवार उठा लिया, लेकिन उसने उन्हें एक मेडिसिन ऑफर की, जिसे पीने के बाद उनके दोस्त की जान में जान आ गई। वो रियोमा को इसके लिए थैंक्स बोलती है और उनसे उन्हें अपने घर में रुकने को ऑफर देता है। वो हैरान थे कि आखिर एक बच्चा जंगल में अकेला क्या कर रहा है। तभी उन लोगों को स्लाइम दिखे, जिन्हें देखते ही वो लोग अपने स्वॉर्ड्स निकालने लगे। लेकिन रियोमा ने बताया कि स्लाइम्स बाकी जैसे नहीं, ये सभी उसकी फैमिली का एक पार्ट है। उनमें से एक लड़का जो कि टेमर था, जिसके पास भी एक समय पर स्लाइम्स हुआ करते थे, जो कि उसकी फैमिली का पार्ट थे। एक टेमर वो होता है जो कि किसी भी तरह के मॉन्स्टर या जानवरों को काबू में कर सके। उसकी फैमिली सदियों से टेमर थी, जिनके पास लाल घोड़े और बर्फीले वानर जैसे स्लाइम्स थे। ये सुनकर रियोमा को लगा कि ये कोई महान इंसान है। थोड़ा आगे चलकर उनका रास्ता खत्म हो गया था, जिसे देखकर रियोमा ने वहाँ अपना मैजिक से अपने घर तक पहुँचाने का रास्ता उन चट्टानों के बीच में बना दिया। वो लोग उसका मैजिक देखकर हैरान थे। जब उन सभी ने उसके घर में एंटर किया तो उन्हें पता लगा कि घर में सिर्फ एक इंसान के रहने की जगह थी, जिसका मतलब ये था कि रियोमा इस घर में अकेला रहता है। वो रियोमा से हैरान थे और उसका मैजिक देखकर उन्हें लग रहा था कि असल में रियोमा जितना छोटा दिखता है उतना है नहीं। तभी रियोमा ने उन लोगों को अपनी बनाई मेडिसिन देने लगा, जिसे देख के वो सभी और हैरान हो गए। तभी वो अपने आइस मैजिक से उन्हें वाटर ऑफर करने लगा, जिसका मैजिक देखकर वो और भी हैरान थे। उसके बारे में जानना चाहते थे। साथ ही वो अपना डायरेक्शन देते और उनमें से एक का नाम रिनहार्ट था, जो कि जैम एंड डच का राजा था। रियोमा ये जानकर उसके सामने सर झुकाने लगा, लेकिन उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी उसने कन की काफी मदद की, साथ ही उसके दोस्त की जान भी बचाई। सभी बारी बारी करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगे, जिनमें से एक का नाम कैमल था, जो कि एक मेज है। बाकी के दो लोगों का नाम जेफ्टर जिल था। जहाँ जिल से स्वॉर्ड निकालने के लिए माफी मांग रहा था, उसके पूछने पर उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट के बारे में कुछ लुटेरे दिखे, जिसे उन्होंने हरा दिया। पर तभी उनके पीछे एक काला भालू पड़ गया, उसे भी उन्होंने लगभग हरा ही दिया था। लेकिन तभी उनके घोड़े उन्हें छोड़कर भाग गए और वो अपने घायल दोस्त के लिए हॉस्पिटल में जाने के लिए किसी टाउन को ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में रोमिला मिला। रिनहार्ट को लगा कि रियोमा जंगल में कुछ समय भी ढंग से नहीं रह पाएगा, लेकिन वो तो यहाँ पिछले 3 सालों से रह रहा है। कैमिल ने उसे क्रिस्टल बॉल दिखाकर बताया कि उनकी ये बॉल किसी क्रिमिनल के टच करने पर रेड हो जाती है और बाकी लोगों के टच करने पर शाइन करती है। साथ ही उनका नाम, एज और उनकी पावर्स के बारे में भी बताएगी। रियोमा ने जब उस बॉल को टच किया तो उन्हें पता लगा कि उसके पास किसी भी तरह की कॉम्बैट स्किल्स नहीं थी, जिसे देखकर रियोमा उनके लिए डिनर बनाने चले गया। इधर कैमिल रियोमा के जाने के बाद सभी को उस बॉल को दिखाने लगा। उसे पता चला कि रियोमा की एज 11 साल है। इसका मतलब जब वो 8 साल का था तब से यहाँ रह रहा है। वो सभी उसकी स्किल्स देखने लगे, जो कि एक बच्चे के मुकाबले ज्यादा थी। इसे देखकर रिनहार्ट रियोमा को अपने घर ले जाना चाहता था, ताकि वो उसके बारे में और जान सके। अगले दिन वो सभी जाने लगे। उनका फ्रेंड जो कि घायल था, वो अब होश में आ गया था और रियोमा को देखभाल के लिए थैंक्स कहता है। इसे देखकर रियोमा ने उसे दवाई ऑफर करी, जो कि काफी कड़वी थी, लेकिन उन सभी ने उसे पकड़कर दवाई जबरदस्ती पिला ली। वो सभी अब रियोमा को शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हमारे पता लगता है कि रियोमा ने उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ के बारे में एक झूठी कहानी बताई। असल में 3 साल पहले जिसकी डेथ हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि रियोमा ही था। जिसके बाद रियोमा की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। कहाँ वो एक बड़ा इंसान था, उसकी दुनिया भी काफी अलग हुआ करती थी, लेकिन तभी वो एक दिन अपने आप को अलग ही जगह में पाता है। इसे देखकर उसे समझ आ गया था कि अब वो मर चुका है। जहाँ उसके सामने एक बुढ़ा इंसान, एक लड़की और एक लड़का बैठा था। जब मरने के बाद कोई इंसान उनके पास आता था तो वो हमेशा परेशान होता था, लेकिन रियोमा यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी लाइफ हमेशा से एक डिप्रेस लाइफ रही थी और जैसे कि उसकी नौकरी थी, उसे पता था कि एक दिन वो मर ही जाएगा। वो एक बहुत ही बेकार कंपनी के लिए काम करता था, जहाँ हमेशा ओवर टाइम उससे कराया जाता और ना ही कोई छुट्टी दी जाती। यहाँ वो तीनों इंसान जो कि उसके सामने थे वो गॉड थे। बुढ़े इंसान का नाम गौरन था, जो कि क्रिएटर है, और दूसरी थी लव ऑफ गॉडेस, जिसका नाम लूथिया था, और उस लड़के का नाम बफ था, जो कि लाइफ का गॉड है। उनका वर्ल्ड उसके वर्ल्ड से काफी अलग है। रियोमा ने उनसे पूछा कि आखिर वो मरा कैसे। दरअसल रियोमा को ब्रेन हैमरेज हुआ
जिससे उसे 4 बार खतरनाक छींके आई। उसका तकिया सर से हट गया और उसका सर जमीन पर जा लगा, जिससे उसके दिमाग की नस फट गई और कुछ सेकंड्स में ही वो मर गया। लेकिन वो ये सुनकर हैरान था, क्योंकि हमेशा उसके पियक्कर फ्रेंड्स उसके ऊपर अपनी बॉटल्स फैलाकर मारते हैं। उसके डैड हमेशा उसे गालियां सुनाया करते थे, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में इतनी सारी ट्रेजेडी होने के बावजूद भी अब वो सिर्फ एक छोटी सी चीज से सोते हुए मर गया। वो लोग हैरान थे कि र्योमा को अब ये टेंशन है कि वो मरा कैसे। र्योमा समझ गया था कि अब उसका रीइंकार्नेशन एक अलग वर्ल्ड में होगा, जहाँ उसे जीने के लिए एक अलग बॉडी मिलेगी। लेकिन उसका रीइंकार्नेशन एक 8 साल के बच्चे की बॉडी में होगा, जिसे उस क्रिएटर गॉड ने उसके लिए बनाया था। वो सभी उनके वर्ल्ड और धरती के बीच एक गेट बना देंगे, जिससे वो धरती पर पड़ी मैजिकल पावर्स को अपनी दुनिया में ला सके, क्योंकि धरती के लोग इसका कोई यूज नहीं करते और ये मैजिकल पावर्स र्योमा भी यूज कर सकता था। और इसलिए यहाँ आकर उसने झूठी कहानी बनाई कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स मर चुके हैं, क्योंकि वो किसी को यह नहीं बता सकता था कि वो अर्थ से आया हुआ है। तभी उसकी बॉडी चमकने लगी और वो फाइनली अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। वो जब चाहे इन गॉड से चर्च में जाकर कांटेक्ट कर सकता था। वो सभी र्योमा को एक फाइनल गुड बाय कहने लगे, जिसे देखकर र्योमा इमोशनल हो गया। जिसके बाद वो अब अपने न्यू बॉडी में आ चुका था, जो कि एक 8 साल के बच्चे की थी। वो सभी गॉड्स को उसे एक नई जिंदगी देने के लिए शुक्रिया करता है। वो अपने पास्ट लाइफ की पावर्स देखने के लिए एक पेड़ पर लात मारता है, जिससे वे पेड़ टूट गया, यानी कि उसके अंदर उसके पास्ट लाइफ की अभी भी ताकत मौजूद थी। वो अपनी मैजिक ट्रिक्स वाली बुक जो उन गॉड्स ने उसके साथ भेजी थी, उससे मैजिक सीखने का कोशिश करने लगा। जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो भी इस जंगल में रहेगा। वो यहीं रहकर स्लाइम्स के ऊपर रिसर्च करता रहा। उसे अब यहाँ रहते हुए स्लाइम्स पर रिसर्च करते हुए 3 साल हो गए हैं और अब उसे रिनहार्ट और उसके दोस्तों से मिले 2 हफ्ते हो गए। तभी वहाँ उसे रिनहार्ट और उसके बाकी दोस्त दिखे। साथ ही उनके एक लड़की भी थी, जिसे देखकर उसके गाल लाल हो गए। यहाँ रिनहार्ट के फादर जमील और वाइफ एल्सी जमील भी थे और वो लड़की रिनहार्ट की बेटी थी एलियारा। वो सभी र्योमा को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और र्योमा उन्हें अपना। रिनहार्ट के फादर ने सुना है कि र्योमा स्लाइम्स को ट्रेन करता है। ये स्लाइम्स पहले के मुकाबले बढ़ चुके थे। र्योमा ने सभी स्लाइम्स को कंबाइन होने की कमांड दिया, जिससे सभी स्लाइम्स कंबाइन होकर एक बड़े स्लाइम में कन्वर्ट हो गए। ऐसे 100 स्लाइम्स आपस में मिल सकते थे अगर वो एक ही टाइप के हों तो। इस तरह से स्पेस की काफी बचत हो जाती है। वो सभी ये देखते हैरान थे। उनके मुताबिक अगर र्योमा स्लाइम्स को इस तरह कंट्रोल कर सकता है तो दुनिया के पहला इंसान था ये करने वाला। उसने समझाया कि ये बस देखने में लग रहा था कि उन स्लाइम्स के पास देखने में कोर हैं, जिन्हें कंट्रोल करना काफी मुश्किल था। इसलिए एक एक करके ट्रेन करने के बजाय उन्हें सभी को एक साथ मिला दिया। रिनहार्ट की वाइफ अब ये देखकर हैरान थी, क्योंकि र्योमा ने इन सभी को कंट्रोल करके एक बहुत ही बड़ा रहस्य सुलझा दिया था, जो कि काफी सारे टेमर्स नहीं कर पाए। वो चाहती थी कि र्योमा टेमर्स को ज्वाइन कर ले और उनको ये सारी चीजें सिखाए। रिनहार्ट ने उसे एक चीज गिफ्ट किया। उनके यहाँ आने का एक और रीजन था। उनकी फैमिली हमेशा से टेम करती आई है और अब इलियारा को भी टेम करने का टाइम आ चुका था। र्योमा ने उसे एक जगह बताई जहाँ वो एक स्लाइम पकड़ सकती थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ तरह के स्लाइम्स के बारे में अपनी बुक्स में पढ़ा था और उसके पास जो स्लाइम थे वो कुछ अलग ही हैं। र्योमा ने उन स्लाइम्स को इंट्रोड्यूस किया, जिनमें से एक था स्कैवेंजर स्लाइम, दूसरा था क्लीनर स्लाइम, जो कि किसी भी तरह की सफाई कर सकते थे। उसने उन लोगों को एक गंदे कपड़ों को स्लाइम्स के अंदर डालकर उसे साफ करके दिखाया। साथ ही अपना हाथ भी स्लाइम के अंदर डाला और साफ किया। इलियारा ने डिसाइड किया कि अब वो क्लीनर स्लाइम्स को ही टेम करेगी। उसने जब र्योमा से उन स्लाइम्स को ट्रेन करने का तरीका पूछा तो र्योमा उससे भी बताता है कि क्योंकि वो एक लड़की है, तो बाद में उसके फ्रेंड ने उसे जब ये बात पूछा तो उसने बताया कि इसके लिए इलियारा को अपने पीछे का गंदा पसीना कलेक्ट करके स्लाइम्स को खिलाना होगा। एलियारा को भी करना होगा, पर एलियारा इसके लिए भी तैयार थी और अब वो किसी भी तरह के क्लीनर स्लाइम्स को टेम करेगी। एलियारा नहाने चली गई और अपने पीछे का गंदा पसीना एक बास्केट में कलेक्ट कर लिया। वीडियो स्लाइम्स को ढूंढने निकलते हैं। काफी देर बाद उन्हें क्लीनर स्लाइम्स मिला, जिसे देखकर र्योमा को भी याद आया कि कैसे सालों पहले उसने भी अपना एक पहला स्लाइम पकड़ा था। रिनहार्ट की वाइफ को पूछने पर र्योमा ने बताया कि एक जगह रहने और ना रहने के अपने अपने फायदे हैं। वो सभी एक नए टाउन की ओर जा रहे थे, तो वो र्योमा से भी साथ चलने को पूछने लगे। लेकिन र्योमा को ये तक याद नहीं है कि पिछले 3 सालों में वो लास्ट टाइम इस जंगल से कब निकला था, इसलिए थोड़ा जाने से हिचकिचाता रहा। इलियारा ने उसे जब अपने ट्रिप्स के एक्सपीरियंस के बारे में बताया तो जहाँ उसने काफी अलग चीजें देखी थी और उसने नए दोस्त भी बनाए। ये सुनकर उसे भी अब जाने का मन करने लगा और वो उन लोगों के बर्डन नहीं बनना चाहता था, लेकिन जाने के लिए तैयार था। ये देखकर वो काफी खुश हुए। वो र्योमा को अपना सामान उनके आइटम बॉक्स में रखने के लिए कहने लगे, लेकिन यहाँ र्योमा के पास तो अपने खुद का ही एक आइटम बॉक्स था। जिसे जानकर वो और भी हैरान थे कि उसने इतनी कम उम्र में ये मैजिकल स्किल सीख लिया है। रिनहार्ट की वाइफ ने उससे कहा कि अगर उसे किसी भी मैजिक की जानकारी चाहिए तो वो उससे पूछ सकता है।
इलियारा भी अपनी मॉम से मैजिक की ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन अब जब वो लोग ये साथ में करेंगे तो उससे काफी मजा आएगा। र्यूमा इसके लिए तैयार था। अब तक उसने सिर्फ वही मैजिक सीखा था जो कि उन गॉड्स की दी हुई बुक में लिखा हुआ था, लेकिन अब उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। वो अपना पिछले 3 सालों में कलेक्ट किया हुआ सारा सामान अपने आइटम बॉक्स में डालने लगा। वहाँ उसने गॉड्स की स्टैचू भी रख दी थी। वो अगर चाहे तो अपने साथ इन्हें भी ले जा सकता था, लेकिन अगर उसे जरूरत पड़ेगी तो नया स्टैचूज बना ही लेगा। अगली सुबह सभी लोग जाने के लिए तैयार थे। रोमा अपने घर के दरवाजा लॉक करके निकल पड़ा। तभी उसने वहाँ उन लोगों का मैजिक देखा और हैरान हो गया, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसा मैजिक कभी नहीं देखा था। रोमा सारे एलिमेंट्स को यूज कर सकता था, अर्थ, वाटर, फायर एंड आइस, लेकिन रिनहार्ट उसे बताता कि जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो किसी भी एलिमेंट को मास्टर नहीं कर पाते। इसे सुनकर वो स्माइल करने लगा। उन्हें लगा कि रोमा उनकी बात का मजाक में ले रहा है, लेकिन उसने बताया कि उसकी ग्रैंड मदर भी उससे ऐसी ही बात किया करती थी। ये तब की बात है जब वो हीलिंग मैजिक और अल्कामी ट्राई किया करता था, लेकिन अभी के लोगों को उस मैजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अल्कामी मैजिक की मदद से मिनरल वाटर को रॉक सॉल्ट में निकाल सकता था ताकि उस पानी को पिया जा सके। धीरे धीरे उन सभी का सफर चलता रहा था। तभी अचानक एक जगह पर एक आकर तेज बारिश होने लगी। जब रिनहार्ट ने बाहर निकलकर देखा तो वहाँ तूफान की वजह से उनका रास्ता ब्लॉक हो चुका था और दूसरे रास्ते से जाने में काफी समय लग जाएगा। और वैसे भी यहाँ के लोग लुटेरे भी रहते हैं, तो उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। रिनहार्ट ने फैसला किया कि वो अपने अर्थ मैजिक से इस रास्ते को साफ करेगा। र्यूमा भी ये देखकर बाहर आने के लिए अपना रेनकोट पहनने लगा, जो कि उसके स्टिकी स्लाइम्स ने बनाए थे। रिनहार्ट के फादर को उसके रेनकोट देखकर उससे बिजनेस करने का आइडिया आया। वो सभी वहाँ 2 अलग अलग मैजिक को करना चाह रहे थे बारिश ब्लॉक करने के लिए, लेकिन र्यूमा सिर्फ एक बैरियर लगाकर बारिश रोक देता है। र्यूमा उन्हें अपने मैजिक से वहाँ के पड़े मिट्टी में से कुछ ब्लॉक्स बनाकर दिखाने लगा और स्लाइम्स की मदद से हटाकर भी। अगले सुबह वो सभी र्यूमा को थैंक्स करने लगे, क्योंकि उन्हें भी नहीं लगा था कि ये काम इतनी जल्दी हो जाएगा। रिनहार्ट की वाइफ खुशी से र्यूमा को अपने गले लगा लेती है। इस तरह से अगले 3 दिन तक सफर चलता रहा और फिर सभी अपनी मंजिल माइनिंग टाउन पहुँच गए। र्यूमा फाइनली 3 साल जंगलों में बिताने के बाद अब इस टाउन में आया, इस नए वर्ल्ड सिली फॉल में। हालांकि इसे माइनिंग टाउन कहा जाता है, लेकिन काफी सालों से टाउन में भी माइनिंग नहीं हो रही थी और रिनहार्ट यहाँ यही देखने आया था कि उसे किसे माइन को चलाने देना है और किसको अब कम प्रोडक्टिविटी के कारण बंद करना है। र्यूमा सभी के साथ चर्च जाने वाला और अपना सतुरा बोर्ड को लेने, जो कि इस वर्ल्ड का आधार आईडी कार्ड की तरह है। इससे लोगों को अपने स्किल्स और स्टेटस के बारे में पता लगता है। अंदर उसे एक लड़की मिली जो कि उसके रूम में ले जाकर उसे को एक स्टेटस बोर्ड देती है और यहाँ कुछ स्टेप्स थे जो कि उसे फॉलो करने हैं। उसने र्यूमा को स्टेटस बोर्ड रखकर क्रिस्टल बॉल को टच करने के लिए कहा। उसके क्रिस्टल बॉल टच करती बहुत तेज रोशनी निकली। तभी वो 3 गॉड्स उसके सामने आए। र्यूमा को लगा कि कहीं वो दोबारा मर तो नहीं गया, लेकिन उन्होंने बस र्यूमा को दिमाग को थोड़े समय के लिए यहाँ खींच लिया था। वो कुछ टाइम में वापस चला जाएगा। उसे नहीं लगा था कि वो उन सबसे दोबारा मिल पाएगा, लेकिन उसे तो उन 3 गॉड्स ने मिलने के लिए ओमेकल स्किल्स की जरूरत थी और उसने तो अभी तक सीखा भी नहीं, तो वो कैसे मिल पा रहा है। लेकिन उसने लगातार 3 सालों तक गॉड्स की प्रेयर की, जिससे खुश होकर उन लोगों ने उसे ओमेकल स्किल्स दे दी। वो खुश थे कि र्यूमा चर्च आया और उसने जंगलों में भी अपने घर को काफी अच्छा मेंटेन कर रखा था और ये सब र्यूमा कर पाया सिर्फ उन स्लाइम्स की मदद से। इन स्लाइम्स को उस गॉड ने क्रिएट किया था, जिस वजह से डिफरेंट स्लाइम्स के बारे में रिनहार्ट और उसकी फैमिली को कोई जानकारी नहीं थी। इन स्लाइम्स को ये एबिलिटी दी गई थी कि वो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करके रिप्रोड्यूस कर पाए, इसलिए उन स्लाइम्स को इवॉल्व होने के लिए एबिलिटी अनगिनत थी। लेकिन इन स्लाइम्स की स्पीशीज बनने के बाद वो इवॉल्व होना बंद हो गए थे। लेकिन र्यूमा ने आकर स्लाइम्स के पोटेंशियल को अनब्लॉक किया। र्यूमा ने कभी सोचा नहीं था कि उसे कभी गॉड से भी तारीफ सुनने को मिलेगी। र्यूमा यहाँ पहले इंसान नहीं था जो अर्थ से आया था। उससे पहले एक और लड़की इस वर्ल्ड में आई थी और उसने रिनहार्ट की फैमिली में शादी की। उसकी विश था एनिमल्स ट्रेन करना और वो एनिमल्स टेम करना चाहती थी। उसने टीमिंग मैजिक स्कूल में काफी ट्रेनिंग की और काफी कुछ सीखना टीमिंग के बारे में। उससे एक नोबेल प्राइज भी मिला। रिनहार्ट से उसे प्यार हो गया और उसने शादी भी कर ली। इस वजह से उन गॉड्स के हाथ हमेशा से रिनहार्ट की फैमिली के साथ हैं। एलियारा में अपनी फैमिली का स्ट्रॉन्ग ब्लड है। उसके अंदर उसकी मॉम के साइड का ब्लड था, ना कि रिनहार्ट फैमिली की साइड का। र्यूमा उस इंसान से नहीं मिल सकता जो कि अर्थ से आया था, क्योंकि हर एक अर्थ से आए इंसान के बीच में 200 साल का गैप होता है। एलियारा के साइड के इंसान स्टीरियोटाइपिकल और डाकू थे। उसने स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर्स का यूज किया और विश किया कि उसे कभी कोई ना हरा पाए। लेकिन रोमा यहाँ उससे काफी अच्छा है। वो अपने डिसीजन सोच समझकर शांति से लेता है। लेकिन कुछ गॉड्स थे जो उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन गॉड ऑफ मैजिक और क्राफ्ट्स के गॉड ने उसे देख लिया था और उसको अपनी ब्लेसिंग्स भी दी। इसके बाद र्यूमा गायब होने लगा। गॉड्स ने उन्हें बताया कि अगर वो दोबारा चर्च आए तो वो फिर से उनसे मिल सकता था। उससे वो लड़की उसका स्टेटस बोर्ड देती और उसका नाम और एज को छोड़कर सारी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट थी।
सिर्फ वो ही उसे देख सकता था। रोमा अपनी स्टेटस चेक करने लगा और उसे टाइटल मिला था ओवरकेम एंड हैप्पी लाइफ बिलव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, जिसका मतलब था कि गॉड का भेजा हुआ प्यारा बच्चा। जब वो बाहर आया तो रिनहार्ड के फादर ने उसे अपनी एबिलिटी छुपाने के लिए कहा, क्योंकि उसकी एबिलिटी उसके एज के हिसाब से ज्यादा थी, इसलिए कुछ लोग उसकी एबिलिटी का फायदा उठा सकते थे। जिसे सुनकर उसने डिसाइड किया कि अपनी मैजिक एबिलिटी का ज्यादा यूज नहीं करेगा। इलियारा के पूछने पर उसने बताया कि उसकी एबिलिटी 1,98,000 है, जो कि काफी ज्यादा थी और ज्यादा मैजिक कर सकता था, लेकिन साथ ही इसके साइड इफेक्ट्स भी थे। नए मैजिक को लर्न करना और मैजिक कंट्रोल करना और अपनी पावर्स कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। लोगों को काफी ट्रेनिंग करनी पड़ती है इतना मैजिक कंट्रोल करने के लिए। इलियारा यहाँ अपनी मैजिक एबिलिटी रोमा की तरह यूज नहीं कर पाती, जबकि उसकी एबिलिटी 2 लाख थी, रोमा से भी ज्यादा। रोमा सोचने लगा कि जरूर इसे एबिलिटी से डाकू पर्वत से मिली है। इलियारा के पूछने पर उसने बताया कि उसको बस अपने मैजिक को बिल्कुल फ्री छोड़ना होता है, जैसे ही वो अपने मैजिक के साथ खेल रहा हो। रिनहार्ड और उसकी वाइफ को भी रोमा का ये आइडिया अच्छा लगा। इलियारा ने रोमा से प्रॉमिस कराया कि वो उसे मैजिक सिखाए। इसके बाद वो लोग चर्च से टेमर्स गिल्ड में जाते हैं। ये टेमर्स की सोसाइटी थी उनकी, जो मॉन्स्टर को कंट्रोल करते थे। रोमा और इलियारा ने जब वहाँ पहुंचकर रजिस्टर किया तो उन्हें पता चला कि अब यहाँ के रूल ऐड हुआ है, जिसके मुताबिक अब जिनके मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी रैंक ज्यादा रहेगी। और रोमा जो कि एक स्लाइम स्पेशलिस्ट था, उसके लिए रैंक बढ़ाना यहाँ मुश्किल था। रोमा का सबसे पहला कॉम्बैट स्किल्स टेस्ट हुआ था, जहाँ उसे सामने रखे बोर्ड्स पर निशाना लगाना था, जो कि उसने काफी इजीली कर लिया। जिसके बाद उसको 50 मूविंग टारगेट पर निशाना लगाना था, वो भी 50 एरोस का यूज करके। वो इन पर भी बड़ी आसानी से निशाना लगा रहा था, यहाँ तक कि उसने एक बार में 4 एरोस से 4 टारगेट्स पर निशाना लगाया। ये देखकर सभी हैरान थे। उसकी कॉम्बैट स्किल्स से उसने टेस्ट लेने वाले इंसान तक हरा दिया। इसका नाम रॉगन था। वो रोमा को अपने ऑफिस में बुलाकर उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देता है। रोमा को उसका गिल्ड कार्ड मिला, जिसमें उसे जी रैंक मिला था। ये इसलिए था क्योंकि वो उसे स्किल्स के हिसाब से ई रैंक देना चाहता था, लेकिन ये चीज बाकी लोगों को डिमोटिवेट करती है, इसलिए उसने रैंक जी दिया ताकि वो बिल्कुल शुरू से शुरू कर सके और अपने आप को साबित कर सके। जिसके बाद वो जाकर अपने लिए जॉब ढूंढने लगा। उसके एक क्लीनिंग की जॉब मिली, जिसके लिए वो केपेबल था। रोमा अपने दिन अपने एवेंजर्स एकिन्स को लेकर मिशन करने निकल गया। जिसके बाद वो एक घर में पहुंचा, जहाँ एक बिल्ली जैसी दिखने वाली लड़की थी। उसके घर से काफी बदबू भी आ रही थी। उसे चिंता होने लगी कि कहीं उसका बिल्ड मिशन आखिरी ना हो। रोमा का पहला मिशन एक घर को साफ करना है, जो कि पूरा कूड़े से भरा हुआ था। इस घर के बगल में कूड़े की जगह थी, जहाँ की जमीन ठीक नहीं, इसलिए उसके बेसमेंट में कूड़ा आते ही गया और अब वो उसका पूरा घर कूड़े से भर चुका है। इसलिए अब कोई इस घर को साफ करना नहीं चाहता था, और वैसे कौन साफ करना चाहेगा ऐसे कभी न खत्म वाले कूड़े को। रोमा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कूड़े वाले घर में गया। उसने स्कैवेंजर स्लाइम्स को निकालकर वहां रखे सारे कूड़े को साफ किया। जिसके बाद वो क्लीनर स्लाइम से उस लड़की के घर को सारा कूड़ा साफ करवा देता है और स्टिकी स्लाइम्स का यूज करके उसने दीवारों को जोड़ना शुरू किया और साथ ही काफी मजबूत भी बना दिया। उसका ये सारा कूड़ा कुछ ही घंटों में साफ हो गया। ये देखकर वो लड़की खुशी से रोने लगी। उसे नहीं लगा था कि इतने छोटे से काम से इतना खुश हो जाएगी। रोमा ने जब जॉब खत्म होने के बाद उसके साइन लिए और उस लड़की ने खुश होकर उसके इनाम की रकम बता दी। वो इससे काफी खुश हो गया। उसे लगा कि अब वो इस शहर में रह सकता है। रोमा जब गिल्ड पहुंचा तो उसे अपना इनाम मिला, जो कि शायद कुछ और ज्यादा ही था, लेकिन ये उसकी मेहनत का ही इनाम था, जो कि उस लड़की ने अपनी खुशी से ही दिया था। तभी रॉगन वहाँ आकर रोमा को अपने साथ ले गया। वो जानना चाहता था कि उस लड़की के घर को रोमा ने कैसे साफ किया, क्योंकि वो लड़की भी एक एडवेंचरर थी और आज तक कोई उसके घर को कूड़ा साफ नहीं कर पाया। लेकिन रोमा ने तो बस कुछ स्लाइम्स और अपने मैजिक का यूज करके ऐसा किया था। रॉगन रोमा को एक काम देना चाह रहा था। रोमा समझ गया कि रॉगन अब उससे कॉमरेड टॉयलेट साफ करवाना चाहता है, क्योंकि उसने जॉब बोर्ड पर देखा था और इस काम के लिए गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देती, जिसके कारण अब टॉयलेट की ये हालत हो चुकी थी। टाउन की इनकम भी कुछ समय से गिरती आ रही है और कॉमरेड टॉयलेट को साफ करने का काम उन लोगों को दिया जाता था जो झुग्गी झोंपड़े में रहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें काफी कम पैसे दिए और घटिया बहाने बनाए कि वो लोग ढंग से काम नहीं कर रहे। और भले ही किसी को कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, कोई भी इतने कम पैसों के लिए काम नहीं करना चाहता। यही वजह है कि उस टॉयलेट को कोई साफ नहीं करता। रोमा ने उन टॉयलेट्स को साफ करने के लिए मान गया। रोमा ने कहा कि वो रिनहार्ड की फैमिली के इस बारे में बताएगा, शायद वो भी इसमें कुछ मदद कर सके। रिनहार्ड को पता लगा कि टाउन में काफी समय से कुछ बदलाव नहीं आया है। अगर रोमा जो कह रहा था वो सच है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने असिस्टेंट को इस बारे में पता लगाने के लिए कहा। उसके फादर ने बताया कि टाउन में काफी समय से पैसों का घपला हो रहा है और जिन लोगों को ये मिलना चाहिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। ये माफी के लायक नहीं। उन्होंने उनकी मेहनत बर्बाद कर दी।
रिनहार्ट की वाइफ एलिस ने बताया कि कॉमरेड टॉयलेट बनाने का आइडिया फादर का था और उन लोगों को टॉयलेट की सफाई के लिए पैसे देने का भी। रिनहार्ट के फादर इस बारे में कुछ जरूर करेंगे। अगले दिन वो टॉयलेट साफ करने के लिए पहुंच गया अपने स्लाइम्स के साथ। वहाँ के टॉयलेट्स बड़े थे और टोटल 39 थे। उसने फैसला किया कि वो एक एक करके सभी टॉयलेट को साफ करेगा। उसने तैयार होकर स्लाइम्स के साथ अंदर जाकर सेवेंजर स्लाइम की मदद से पूरा टॉयलेट क्लीन कर दिया। अब एक टॉयलेट का काम खत्म, सिर्फ 38 ही बचे थे, लेकिन उसके स्लाइम्स बड़े होने लगे थे क्योंकि उन्होंने पिछले 2 दिन में ज्यादा खा लिया था। तभी उसने उन पर मॉन्स्टर प्राइजमन मैजिक यूज किया, जो कि टीमिंग मैजिक था, जिससे स्लाइम्स के मास्टर को उनके एटीट्यूड्स पता लगने लगे। उसने देखा कि उन स्लाइम्स के पॉइजन सहने की क्षमता बढ़ चुकी थी और साथ ही माइजामा को भी। जिसके बाद वो सीधा रिनहार्ट की फैमिली के पास गए और उन्हें माइजामा के बारे में बताया, जो कि अभी एरिया में लीक नहीं हुआ था। उन लोगों को उसकी बातें समझ नहीं आती। रॉगन ने बताया कि माइजामा एक मैजिक पावर है जो लोगों को मेंटली और फिजिकली हर्ट करता है, लेकिन रोमा को इस काम को करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उस टॉयलेट के आसपास और कोई इंसान आए, क्योंकि वो भी उससे इफेक्ट हो सकता था। सभी लोग उसे करने से मना करने लगे, लेकिन किसी न किसी को तो ये काम करना ही होगा। वो अपने स्लाइम्स के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देगा। उसने सभी को अपना स्टेटस बोर्ड दिखाया, जहां उसका हेल्थ स्टेटस काफी अच्छा था। उसके माइजामे से अफेक्ट होने के चांसेस काफी कम थे और उसके स्लाइम्स उसका ऑर्डर के बिना वैसे भी काम नहीं कर सकते। रिनहार्ट के फादर रियोमा को इतना करने के लिए थैंक्स कहने लगे। अगले दिन वो टॉयलेट्स को साफ सफाई करने के लिए वहां पहुंच गया और साथ ही रिनहार्ट ने उसके साथ कुछ एडवेंचरर्स को भी भेजा था ताकि कोई टॉयलेट्स के करीब ना आ सके। रियोमा के स्कैवेंजर स्लाइम्स बढ़ के 1000 ही हो चुके थे, जो कि अब साथ मिलकर एक बहुत ही बड़े स्लाइम के रूप में आ गए थे, जिन्हें किंग स्लाइम भी कहा जा सकता है। अब उसकी मदद से रियोमा उस टॉयलेट साफ करने लगा। बाहर रिनहार्ट की फैमिली उसके लिए खाना और दवाई लेकर आई थी, जिसे एडवेंचरर्स ने रियोमा को दिया, लेकिन उसे अभी भी काफी काम करना था, इसलिए वो कोई ब्रेक नहीं ले सकता। सभी एडवेंचरर उससे काफी इम्प्रेस थे। उसके स्लाइम्स बढ़कर 3000 हो गए थे, जिसके साथ मिलकर वो सफाई करने लगा। तीसरे दिन तक वो सभी टॉयलेट साफ कर चुका था। वो सभी उसकी मेहनत देखकर काफी इम्प्रेस थे। वॉगर ने रोमा को रेस्ट करने के लिए कहा। उसने काफी अच्छा काम किया, जिसे उसके पैसे मिलेंगे। सुबह होने पर रोमा अपनी पिछली जिंदगी को याद करने लगा, जहाँ अब भी वो सुबह शाम तक काम करके आता तो उसकी मॉम उसका स्वागत करती। भले ही वो कितना लेट है, लेकिन उसकी मॉम उसका हमेशा स्वागत करती रहती। लेकिन एक दिन वो मर गई और उसके आंसू तक नहीं गिरे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। तभी रोमा ने बाहर गेट खोलकर देखा तो पूरी जामिल फैमिली उसके घर में स्वागत करती है। इसे देखकर वो काफी इमोशनल हो गया, क्योंकि ऐसा सिर्फ पहले ही उसकी मॉम किया करती थी। वो भी उसे देखकर इमोशनल हो गए। उसे जो चाहिए था आज उसे किसी के रूप में मिला है। जिसके बाद सभी लोग उसे गुड नाइट कहकर चले गए। उसकी लाइफ इस वर्ल्ड में काफी अच्छी बीत रही थी और साथ ही इस चीज के लिए वो उन गॉड्स को शुक्रगुजार था। अगले दिन इलियारा खाना बना रही थी। रोमा इस रास्ते के लिए बैठा था और आज का पूरा खाना इलियारा ने बनाया था। वो चाहती थी कि रोमा उसे मैजिक यूज करना सिखाए। उसने आज रोमा से रिक्वेस्ट करने के लिए ही खाना बनाया था। सभी को उसका बनाया खाना काफी पसंद आया। रोमा भी सेवा से उसकी अटैक टाइप मैजिक सीखना चाहता था, जिसके बाद वो सभी मैजिक सीखने आए थे। इलियारा आइस और फायर टाइप मैजिक यूज किया करती थी, जिनके साथ खेलना आसान नहीं था। रोमा फायर टाइप मैजिक यूज करके दिखाता है। अब उसने वाटर टाइप मैजिक करके दिखाया, जो कि इलियारा के लिए सीखना काफी आसान होगा। लेकिन जब उसने मैजिक किया तो उसके बबल्स फूट गए और रोमा के अभी भी हवा में थे। तब उसने इलियारा को एक स्टिकी स्लाइम अपने हाथ में फील करने के लिए कहा, जिससे उसने इस बार अपना बलून बना लिया था। इलियारा चाहे तो इस तरह रोमा की जैसा मैजिक भी कर सकती थी, पर बस उसे अभी थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत थी। रोमा ने उन्हें एक वाटर बॉल बनाकर दिखाया, जिससे सब खेलने लगे। इसके अंदर उसने थोड़ा मैजिक डाला था, जिससे ये बॉल हार्ड बन जाए। रोमा फिर उन्हें अपने वाटर मैजिक से वाटर की शेप्स बदल कर दिखाता है। सब ये देखकर खुश हो गए थे। इलियारा भी इस मैजिक का प्रैक्टिस करने लगी। तभी वहाँ कैमिल आता है और अब वो रोमा को अटैक मैजिक सिखाएगा। कैमिल ने उसको ये मैजिक करके दिखाया, लेकिन रोमा पहली बार में कैमिल से अच्छा करता है। इसके बाद वो उसे कुछ और मैजिक सिखाने लगा। वाटर शॉट, विंड हैमर, रॉकेट बुलेट, आइस एरो, स्टन एरो, ये सारे मैजिक सिखाने लगा। और कुछ डिफेंस मैजिक जैसे कि फायर बॉल, वाटर बॉल, विंड शील्ड, आइस शील्ड, ये सारे मैजिक रोमा सीख गया। और अब कैमिल के पास उसे सिखाने के लिए और कोई मैजिक नहीं बचा। लेकिन सेबास ने कहा कि वो उसको कुछ स्पेस मैजिक दिखाना चाहता है और कुछ स्पेस मैजिक रोमा को भी आते थे, जिनमें से एक था उसका टेलीपोर्टेशन मैजिक, जिससे वो काफी तेजी में कर सकता था। और जब उसके पास एक सॉलिड इमेज थी वो कहीं भी जा सकता था। जिसके बाद रोमा सेबास की बताई जगह पर टेलीपोर्ट कर गया। उसने इस मैजिक को काफी अच्छे तरह से सीख लिया, इसलिए वो डायमेंशन होम मैजिक सीखेगा। ये एक ऐसा मैजिक था जिसके अंदर डायमेंशन बनाकर कभी भी कितना भी सामान डाल सकते थे। अगर रोमा ने इसे सीख लेता है तो वो अपने स्लाइम्स आसानी से इमेज डाल सकता है।
और काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने मैजिक सीख ही लिया। सेबास ने भी उसे इसके लिए कांग्रेट्स कहा। अब वो अपने स्लाइम्स को आसानी से डायमेंशन होम में डाल सकता था। उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और अंधेरा भी होने वाला था। और अगर असल में इंसान किसी भी चीज में पूरा ध्यान लगाता है तो तब उसके टाइम को पता नहीं लगता। अगले दिन ये सभी एक माइन में जा रहे थे और इनका गोल था इलियारा की कॉम्बैट स्किल्स सीखना। एक नोबल फैमिली मेंबर को हर चीज में बढ़िया होना पड़ता है, जैसे कि कॉम्बैट ट्रेनिंग, पढ़ाई और अभी बहुत सारी चीजें, और इलियारा भी ये सब सीख रही थी। सभी लोग माइन के पास पहुंचते हैं और रियोमा ने अपने स्लाइम्स निकाले। रिनाट का ग्रुप अलग माइन के लिए निकला और रियोमा का ग्रुप एक अलग माइन में। रिनाट का ग्रुप दूसरे माइन में ये पता करने गया था कि वहाँ मॉन्स्टर कितने हैं और क्या इसकी जॉब एडवेंचर को देनी चाहिए नहीं। कैमिल ने बताया कि रिनाट, उसके फादर और एलिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आगे चलकर उनको एक मेंडिस दिखा। ये कोई खतरनाक नहीं थे, मगर अगर यहाँ एक है तो यहाँ बहुत मेंडिस होंगे। इलियारा के पास एक काफी अच्छा मौका था अपना मैजिक दिखाने का। उसने अपना आइस अटैक किया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। ये देखकर सभी अपनी स्वॉर्ड निकालने लगे। तभी उसने एक बार फिर से अटैक किया और इस बार उसका अटैक लग गया। इलियारा की मैजिक एक्टिवेशन टेक्निक कमाल की थी, लेकिन उसे अपने मैजिक निशानेबाजी पर ध्यान देना होगा। रियोमा के स्लाइम्स उसे मेंडिस को खाने लगे कि तभी सामने से और भी बहुत सारे मेंडिस आ गए। रियोमा इन्हें मारने के लिए तैयार था। उन्हें नहीं लगा कि रियोमा ये कर पाएगा। तभी वो अपने फिजिक्स हार्डनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके सारे मेंडिस को मार गिराता है। वो ये देखकर हैरान थे और वो सभी आगे बढ़ते हैं और रियोमा ने और भी काफी मेंडिस को मार गिराया। इलियारा ने रियोमा को थैंक्स के तौर पर एक मेटल स्लाइम ला कर दिया, उसको मैजिक के साथ खेलना सिखाने के लिए। जिसके बाद वो लोग बाहर आए। रिनहार्ट के ग्रुप ने आकर बताया कि उन्हें माइन में बैट मिले थे। वो इसके बारे में एडवेंचर गिल्ड में क्वेश्चन जरूर उठाएंगे। रियोमा ने वहाँ लाल मिट्टी देखी, ये कलर था ऑक्सीडाइज आयन का। शायद वहाँ कुछ आयन अभी भी बचा है। जिसके बाद रियोमा अल्कामी इस्तेमाल करके आयन सॉइल से अलग करके ऑक्सीजन को रिमूव करके एक आयन को ब्लॉक बनाकर दिखाती है। ये देखकर सभी शॉक हो गए थे कि ये वही अल्कामी था जिसके बारे में रियोमा ने उन्हें बताया था। रिनहार्ट के फादर को याद आया कि रियोमा को उन्हें किसी से मिलाना था, जिसके बाद वो उसको एक इंसान के शॉप पर ले गए जिसके नाम था मॉर्गन ट्रेडिंग कंपनी। उस इंसान ने जब रियोमा की बनाई अल्कामी देखी तो उसको यकीन नहीं हुआ कि एक अल्केमिस्ट उसके सामने खड़ा है। मॉर्गन ने ये देखकर इसे बेचने का जिम्मा उन पे ऊपर ले लिया, लेकिन यहाँ रियोमा नहीं चाहता था कि उसका सीक्रेट बाहर आए कि किसने ये बनाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को लगेगा कि एक फ्रॉड है, क्योंकि इसे 11 साल के बच्चे ने जो बनाया था। हो सकता है कि कुछ लोगों को इस बात पर यकीन ना हो और जिनको यकीन होगा उनमें से कुछ रियोमा को किडनैप करने की कोशिश भी करेंगे, इसलिए उसका नाम बाहर ना आ जाए तो सही रहेगा। रिनहार्ट ने इस चीज का पूरा क्रेडिट रियोमा को दिया, जिससे वो भी इमोशनल हो गया था और सभी को थैंक्स कहा। यहाँ इतने सारे लोग थे जिन्हें उनकी परवाह थी। दूसरी तरफ जो लोग कॉमरेड टॉयलेट में घपला कर रहे थे उन्हें पकड़ लिया गया था और अब वो एडवेंचरर्स का मिशन मॉन्स्टर को मारना था। माइन के अंदर सभी एक टीम की तरह काम करेंगे और इस तरह रियोमा को उसका दूसरा मिशन मिला। अगले दिन रियोमा बताता कि मेटल स्लाइम्स फिजिकल अटैक झेल सकते थे, तो वो ये देखना चाहता है कि ये स्लाइम्स बाकी चीजों पर कैसे रिएक्ट करेगा। वो इसे किसी तरह का चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जिसके बाद उसने उसके सामने पॉइजन स्लाइम का सैंपल रखा, फिर स्टिकी स्लाइम का रखा और आखिर में उसने एसिड स्लाइम का सैंपल रखा, जिससे मेटल स्लाइम काफी डरने लगा। इसका मतलब ये था कि मेटल स्लाइम एसिड से डरते हैं, जो कि एक नॉर्मल बात थी क्योंकि एसिड से मेटल मेल्ट हो जाता है। उसके लिए बस इतना एक्सपेरिमेंट काफी था। जब उसने स्लाइम को पकड़ा तो उसने अपनी बॉडी एक क्ले में बदल ली। बाहर गिल्ड के बाकी के एडवेंचरर्स उसे मिशन पर जाने के लिए बुला रहे थे। रियोमा ने ये देखकर मेटल स्लाइम को अपना डायमेंशन होम मैजिक इस्तेमाल करके उसके अंदर डाल दिया। एलिरा ने उससे गुड लक कहा और सभी एडवेंचरर्स के साथ रियोमा मिशन पर निकल गया। माइन के पास पहुंचने पर मॉर्गन ने बताया कि इस माइन में मेंडिस, रैट्स और कुछ छोटे रैट्स हैं। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स तो नहीं, लेकिन इनकी संख्या काफी ज्यादा तो है, उन्हें संभाल के रखना होगा। जिसके बाद सभी माइन के अंदर पहुंचे। यहाँ उन्हें पता चला कि उस टॉयलेट वाले मिशन के बाद रियोमा को एफ रैंक में प्रमोट कर दिया गया है। अगर वो इसी तरह काम करता रहा तो जल्दी उसको ई रैंक में प्रमोट कर दिया जाएगा। आगे चल के 2 रास्ते आए। यहाँ वो लोग 2 ग्रुप्स में बंटकर अलग अलग रास्ते से जाने लगे। मिया के वहाँ पहुँचने पर रियोमा ने बताया कि उसके पास काफी सारे स्लाइम्स हैं। स्टिकी स्लाइम 728, 323 पॉइजन स्लाइम, 211 एसिड स्लाइम्स, 3023 स्कैवेंजर स्लाइम्स, 11 क्लीन स्लाइम्स, 2 हीलिंग स्लाइम्स और 1 मेटल स्लाइम। टोटल हुए 4310 स्लाइम्स। उसके पास कुछ ज्यादा ही स्लाइम्स थे। सभी इम्प्रेस थे कि रियोमा इतने सारे स्लाइम्स कंट्रोल कर रहा था। रियोमा बो अटैक का इस्तेमाल करता था, लेकिन वो चाकू या बिना हथियारों के भी लड़ सकता है और साथ ही मैजिक अटैक का इस्तेमाल भी कर सकता है। वो जानना चाहते थे कि क्या रियोमा उड़ने वाले मॉन्स्टर को हरा सकता है, क्योंकि इन सभी में वो सिर्फ अकेला ही था जो कि मैजिक अटैक इस्तेमाल कर सकता था। मिया भी थोड़े अटैक्स इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन बीस्ट किंग्स के पास इतने पावर्स नहीं होते। क्यों सेलेना भी यहाँ बस हीलिंग पावर का इस्तेमाल कर सकती थी। तभी कुछ मेंडिस के सामने आने पर सभी उसको मार गिराते हैं। आगे चल के उन लोगों को काफी सारे बैट दिखाई दिए। इन्हें मारना कोई बड़ी बात तो नहीं, लेकिन ये सभी को एक साथ मारना चाहते थे। रियोमा ने बताया कि उसके पास एक तरीका है सभी बैट्स को एक साथ मारने का।
उसके पास एक मैजिक था जिसका नाम साउंड बॉम्ब है। उन लोगों ने इस मैजिक के बारे में कभी नहीं सुना था। र्योमा आगे आकर एक साउंड बैरियर क्रिएट करके इस्तेमाल करता है अपना साउंड मैजिक। अंदर जाकर जब उन लोगों ने देखा तो अंदर सारे बैट्स मरे पड़े थे। ये देखकर सभी उसकी तारीफ करने लगे। उसने अपने स्लाइम्स बाहर निकाले जो कि उन बैट्स को खाने लगे। उसके बाद सभी बाहर रेस्ट के लिए पहुंचते हैं, जहां मॉर्गन ने उन्हें बताया कि अंदर कुछ गॉब्लिन्स का ग्रुप भी मिला जो लोगों पर अटैक कर रहा था, और जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी गई थी इस हिसाब से अंदर 500 गॉब्लिन्स थे। उन लोगों को वो सारे गॉब्लिन्स को मारना होगा। अंदर गॉब्लिन्स का एक पूरा विलेज है, तो ये सभी लोग उनके पूरे विलेज को रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो सारे गॉब्लिन्स मार सकें। उन्हें देखकर गॉब्लिन्स उनका पीछा करने लगे। तभी आगे चल के वो गॉब्लिन्स एसिड स्लाइम का एसिड में गिराकर मारने लगे, और जिन गॉब्लिन्स ने उन्हें पार कर लिया उन्हें र्योमा ने मैजिक अटैक्स और एरोस से मारने लगा, जिसमें पॉइजन स्लाइम्स का पॉइजन था। ये सभी गॉब्लिन्स को मारने लगे, लेकिन यहाँ लगभग 1000 गॉब्लिन्स थे और अब उनके पास गॉब्लिन्स को मारते मारते तीर भी खत्म हो रहे थे, और जो लोग इंजर्ड थे उन्हें हीलिंग स्लाइम्स हील कर रहे थे। साथ ही अब गॉब्लिन्स बढ़ते ही जा रहे, और मॉर्गन अब बाकी लोग अब टेंशन में आ चुके थे। तभी र्योमा ने उन्हें कहा कि अब वो अपना साउंड बॉम्ब मैजिक इस्तेमाल करने वाला है, तो सभी लोग वहाँ से हट जाएं। वो अपने सारे स्लाइम्स इकट्ठा करता और मैजिक अटैक को करने के लिए लगता है। अब टाइम आ चुका था उन्होंने जो ट्रेनिंग की उसको दिखाने का। सभी स्लाइम्स और र्योमा मिलकर उन पर अटैक करते हैं। साथ ही बाकी स्लाइम दूसरे एडवेंचरर्स को एरो पहुंचाने का काम कर रहे थे। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर उन गॉब्लिन्स को मार दिया। ये टोटल करीब 2000 से भी ज्यादा थे, तो इसलिए एडवेंचरर्स को ज्यादा इनाम मिलना चाहिए। तभी वहाँ एक आवाज आने लगी और एक बड़ा सा गॉब्लिन बाहर निकलने लगा। र्योमा ने देखकर अपने स्लाइम को आवाज मारता है। उसके सारे स्लाइम्स ने उस गॉब्लिन्स पर अटैक किया। अगले सीन में हम देखते कि सभी गॉब्लिन्स मर चुके थे और र्योमा अपने स्लाइम्स की मदद से सभी एडवेंचरर को साफ कर रहा था। उसके इस तरह के स्लाइम्स को किसी ने भी आज तक पहले से नहीं देखा। र्योमा को तो कपड़े धोने का बिजनेस कर लेना चाहिए, अच्छी कमाई होगी उसकी। बाहर आने पर सभी ने देखा कि ये स्लाइम्स हाई लेवल पर हीलिंग मैजिक इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि कमाल की बात थी क्योंकि उसके स्लाइम्स अब इवॉल्व हो रहे थे। सभी गांव वाले र्योमा को शुक्रिया करने लगे गॉब्लिन्स को मारने के लिए। बाकी एडवेंचरर्स कहने लगे चाहे ये बच्चा ही क्यों ना हो, काफी ताकतवर है। मॉर्गन ने सभी को रेस्ट करने के लिए कहा, उनके इनाम के पैसे उन्हें जल्दी मिलेंगे। और सभी ये देख के हैरान है कि र्योमा इतने सारे मॉन्स्टर स्लाइम्स को कंट्रोल कर रहा था। टेमर्स गिल्ड में उसका अच्छा खासा नाम होना चाहिए, लेकिन र्योमा ने यहाँ पे अभी ही रजिस्टर किया है। इस वजह से टेमर्स गिल्ड के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और वैसे भी यहाँ रैंक बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर कंट्रोल आना चाहिए। जिस तरह से वो सभी र्योमा की पावर्स देख रहे हैं और बाकी लोग भी ये देख पाते, र्योमा मन ही मन सोचने लगा कि उसकी लाइफ में कितनी अच्छी बीत रही है। वो यहाँ जिस भी इंसान से मिला सभी ने उसे इतना अच्छा बर्ताव किया। उसकी पूरी लाइफ अर्थ वाली लाइफ से बिल्कुल ही अपोजिट थी। शायद वो यहाँ के लोग और लाइफ के ऊपर काफी निर्भर हो रहा है। तभी मिया ने उसे कपड़े धोने का बिजनेस के बारे में फिर से कहा। र्योमा भी ये सुनकर एक पल के लिए सोचने लगा। घर आकर वो सभी को बताने लगा कि उसने और उसकी पूरी टीम ने 2000 से भी ज्यादा गॉब्लिन्स को मारा। र्योमा अब सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर सब कुछ अब खुद करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो रिनहार्ट और उसकी फैमिली पर निर्भर हो और उन लोगों से अलग होना चाह रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो रिनहार्ट की फैमिली के ऐसे देखभाल की वजह से बिगड़ रहा है। इसलिए वो अब अकेले रहकर अलग जीना चाहता है। बाहर उसके दोस्त खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे और वो कोई हमेशा के लिए अलग नहीं होगा। वो उनसे काफी प्यार करता है और अभी खुद की कैपेबिलिटीज पर निर्भर होना चाहता है। एलिस ने र्योमा को जाने की इजाजत दे दी। वो इसे टोकना नहीं चाहती क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा था और वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकता था। एलियारा भी कुछ समय बाद र्योमा के पास जा सकती थी। र्योमा अभी ग्रो करना चाहता है, इसलिए उसे रोक नहीं सकते। हालांकि रिनहार्ट और बाकी को पता चलता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब र्योमा भी अकेला रहना चाहेगा। रिनहार्ट के डैड ने कहा कि र्योमा सच में एक टैलेंटेड बच्चा है। सबने उससे कहा कि र्योमा ने इस टाउन में आते ही गिल्ड में एडमिशन के लिए और काफी अच्छे से काम किया, और तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ समय में तुम भी इंडिपेंडेंट रहना चाहोगे। सभी को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, सिर्फ इलियारा को छोड़कर। उन्हें ये तो पता था कि एक दिन र्योमा भी उनसे अलग होकर रहने की बात करेगा, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि इतनी जल्दी वो दिन आ जाएगा। वो लोग उसको जाने से नहीं रोकेंगे, वो जा सकता था, लेकिन यहाँ कुछ शर्तें थी जो कि उसे माननी पड़ेंगी। पहली, उसे हमेशा लेटर्स भेजने होंगे। दूसरी, उसे कभी कभार उन सभी से मिलने आना होगा। और तीसरी, कभी वो मदद मांगने से पीछे नहीं हटेगा जब भी उसे जरूरत होगी किसी चीज की। ये सब इम्पोर्टेंट था। एलियारा ने भी उसे जाने की इजाजत दे दी और उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करी, लेकिन यहाँ भी उसे उसकी शर्त माननी पड़ेगी। वो ये थी कि वो 3 साल बाद और 6 साल बाद मिलेंगे। 6 साल बाद वो ग्रेजुएट हो जाएगी और 3 साल बाद उसे एक लंबी छुट्टी मिलेगी जो कि उनके लिए काफी अच्छा समय होगा मिलने का। र्योमा भी इसके लिए पूरी कोशिश करेगा। अगर वो भूल गया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, पर उसने कहा कि ये बात उसे हमेशा याद रहेगी। एलिस ने कहा कि जब तक र्योमा इस टाउन में है उसे उसके साथ रहना होगा, लेकिन वो ये नहीं कर सकता था। पर यहाँ पर ये उसका डिसीजन नहीं और बाकी फैमिली मेंबर्स को भी इससे कोई तकलीफ नहीं। ये उसका डिसीजन नहीं बल्कि एलिस का था, इसलिए उसे तब तक यहाँ रहना ही पड़ेगा। र्योमा को उनकी बात माननी पड़ी। वो लोग ग्रॉल फ्रॉग आउटब्रेक तक इस टाउन में रहने वाले हैं।
ये वही फ्रॉग था जिसकी स्किन का इस्तेमाल आर्मर और उसके ऑर्गन्स का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। उसे लगा कि सभी उसको आर्मर बनाकर एक कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए यूज करना चाहते थे, लेकिन उनका असली टारगेट कॉम्बैट नहीं लिवर बर्ड है। तभी उस लिवर बर्ड की तस्वीरें देखने लगे। उसके पंख काफी बड़े थे और दिखने में ये बर्ड काफी ब्यूटीफुल थी, इसलिए लोग इन्हें पसंद करते थे। इसी के कारण इसे यहाँ पकड़ना ज्यादा मुश्किल था और ज्यादातर टीमर्स इसमें कामयाब नहीं हो पाते। आउटब्रेक के टाइम पर ये सभी लेक के पास इकट्ठा होते हैं। र्यूमा भी उनके साथ इन्हें पकड़ने के लिए जरूर जाना चाहेगा। रिनहार्ट ने पूछा अगर वो उन सब पर निर्भर नहीं रहेगा तो क्या करेगा। उसने बताया कि वो पहले एक नॉर्मल एडवेंचरर की तरह रहेगा, तो लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाएगा और साथ ही अपनी ट्रेनिंग जारी रखेगा। वो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करने का भी सोच रहा है, कपड़े धोने का, जो वो क्लीनर स्लाइम्स की मदद से लोगों के कपड़े धोएगा। और अगर वो एडवर्टाइज कर दे तो वो गॉब्लिन से भी ज्यादा गंदे कपड़े धो सकता है, तो शायद वो अपने जरूरत के सामान के लिए पैसे तो कमा ही सकेगा। तभी बाहर खड़े कैमिल और बाकी सभी भी अंदर आ गए। उन्होंने कहा कि वो जरूर कर लेगा। उसे इस बिजनेस के बारे में म्यू सर्च से डिस्कस करना चाहिए और जब वो काम और बिजनेस से फ्री हो जाए तो उसे थोड़ी बहुत रिनहार्ट की फैमिली की भी मदद करनी पड़ेगी ताकि वो माइंस में आयर मॉन्स्टर को मार सकें। अगले दिन र्यूमा एलियारा के साथ सर्च के पास पहुंचता है। उसने वहाँ सर्च को अपने बिजनेस के बारे में बताया, साथ ही अपने क्लीनर स्लैम्स को इस्तेमाल करके भी दिखाया। वो ये देखकर काफी खुश हो गया और कहा कि उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। उसे मर्चेंट गिल्ड में जल्दी रजिस्टर करना चाहिए, उसका ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिट कमाएगा। वो सभी जाने लगे मर्चेंट गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करने। उसने एक बार फिर से कहा कि र्यूमा का ये बिजनेस बहुत पैसे कमाएगा और र्यूमा को अगर कुछ मदद चाहिए तो वो उसके लिए मदद भी करेगा। इसके बाद वो सभी मर्चेंट गिल्ड में पहुंचे, जहाँ एक लेडी बैठी थी जिसका नाम जिसेला था, जो कि गिल्ड की मास्टर थी। र्यूमा ने उसे अपने बिजनेस के बारे में बताया, जो कि एक लॉन्ड्री सर्विस थी, और साथ ही वो र्यूमा का क्लीनर स्लाइम देखकर हैरान थी। उसने आज से पहले ऐसा कोई स्लाइम नहीं देखा। वो उनका रजिस्टर करने के लिए मान गई। वो उससे जगह पूछते हैं जहाँ वो एक बिजनेस शुरू कर सके। जिसेला ने उन्हें मैप दे दिया। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो तब उन्हें पता चला कि उस जगह पर पहली बार एक होटल और एक बड़ा हाउस, लेकिन फिर इस जगह पर आग लग गई। तब से यह जगह ऐसी ही पड़ी है। ये एडवेंचरर गिल्ड के पास हुआ था और साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया के पास भी। तो र्यूमा इसके लिए रेडी होकर उस जगह को खरीदने के लिए तैयार था। सारा पेपर वर्क का काम यहाँ सर्च की जिम्मेदारी थी, लेकिन साथ ही वो इसके लिए कुछ कमीशंस भी लेगा। साथ ही साथ वो र्यूमा को कुछ प्रोफेशनल एम्प्लॉयज भी देगा काम स्टार्ट करने के लिए। वो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं जो कि उसके पूरे काम को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। र्यूमा मैनेजमेंट का काम भी नहीं कर सकता था क्योंकि सर्च को ये उसके चेहरे से ही अलग पता लग रहा है। वो भले ही एक बच्चा होते हुए अपने इमोशन छुपा रहा है, लेकिन मर्चेंट मैनेजर के सामने वो नहीं छुपा पाया। र्यूमा इसके लिए मान गया, जिसके बाद उसने क्लीनर स्लैम्स की मदद से वहाँ का सारा कूड़ा कचरा साफ कर दिया। वो यहाँ 2 फ्लोर्स बनाएगा और साथ ही एम्प्लॉयज के रहने के लिए एक जगह भी। उसने स्लाइम्स की मदद से काम शुरू कर दिया। फ्रेंड्स मदद करने के लिए ही होते हैं, तो वो कुछ ऐसा ना समझे। उसके सारे एडवेंचरर फ्रेंड वहाँ आ चुके थे, जो कि देखकर काफी खुश थे कि वो इंडिपेंडेंट होने जा रहा है। उसके पास अब ऑलरेडी 7 कस्टमर्स भी हो गए हैं। उसके शॉप का नाम बैम्बू फॉरेस्ट लॉन्ड्री सर्विस। उसका लास्ट नाम था ताकाबयाशी। ये नाम उसी ने इसी के ऊपर रखा है। जहाँ उसके नाम का मतलब था बैम्बू फॉरेस्ट, उन्हें इसका मतलब तो समझ नहीं आता, लेकिन इसका नाम अच्छा है। फिर वहाँ र्यूमा और इलियारा मिलकर शॉप को डेकोरेशन करते हैं, जहाँ उसने बातों बातों में इलियारा को ये बताया कि वो पहले काफी काम कर चुका है और उसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन वो इलियारा को ये नहीं बता सकता कि उसका रीइंकार्नेशन हुआ है और वो पहले अर्थ पे रहता था। तो उसने अपनी बात को पलट दिया और उससे कहा कि वो पहले कुछ डॉल्स बनाने का काम किया करता था। वो अपना काम खत्म कर अब शाम में जा रहे होते हैं। र्यूमा अपने शॉप खोलने से पहले सभी लोगों को एक पार्टी देना चाहता था। उसे ऑफिशियली ओपन करने से पहले जहाँ वो खाने पीने का काफी सारा सामान रखेगा, ताकि लोगों को उसकी दुकान के बारे में पता चले। रास्ते में वहाँ चर्च दिखा। अंदर जाकर वो गॉड से मिला, लेकिन वहाँ सिर्फ गुफू था। बाकी के 2 गॉड्स उसके वर्ल्ड में मजे कर रहे थे और कुछ दिन पहले गुफू भी वहीं से घूम कर आया है। तभी उसकी बॉडी चमकने लगी, जिसका मतलब टाइम खत्म हो गया। जाने से पहले गुफू ने उसे बताया कि उसका माइंड उसकी यंगर बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। र्यूमा चर्च में वापस आ गया, जिसके बाद वो घर की ओर जाने लगा। काफी रात हो चुकी थी और अब उसका अगला दिन काफी बिजी जाने वाला है। र्यूमा रिनहार्ट की फैमिली के पास गया, उन्हें अपनी पार्टी में इनवाइट करने के लिए। वो मॉर्गन को भी अपनी पार्टी में इनवाइट करता है और साथ ही ग्लेशियर अपने सारे एडवेंचर फ्रेंड को भी उसे इनवाइट किया अपनी पार्टी में। दूसरी तरफ सर्च र्यूमा के लिए एम्प्लॉयज लेकर आया था। र्यूमा खाना बनाने में बिजी था, जहाँ कुछ मेड्स भी उसकी हेल्प कर रही हैं। सर्च ने एम्प्लॉयज को र्यूमा की बनाई शॉप दिखाई, जो कि उन्हें काफी अच्छी लग रही थी। वो भी 11 साल के बच्चे ने इसे बनाया है। उन्हें किसी के एज से उसे जज नहीं करना चाहिए। वैसे भी र्यूमा जमीनी फैमिली के साथ रहता है। तभी र्यूमा ने भी वहाँ आकर उनका वेलकम किया। सर्च उसके नाम से काफी इम्प्रेस था और उसे भी नहीं लगा था कि र्यूमा इतना अच्छा कर सकेगा। उसने उसे बताया कि ये उसके नए एम्प्लॉयज हैं, जो कि अब उसके लिए काम करेंगे।
जिनका नाम कार्ला नॉर्ड और कलेम नॉर्ड था। रियोमा और एलिरिया ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया। ये यहाँ की सर्विस के लिए आए थे, ये हर चीज प्रोवाइड करेंगे। ये भले ही यंग थे लेकिन इन्होंने काम किया है एज अ सब मैनेजर एंड डिप्टी सब मैनेजर ल्यून ब्रांच ऑफ मॉर्गन ट्रेडिंग कंपनी में। तो अगर कोई इस काम को अच्छे से कर सकता तो वो सिर्फ ये दो थे। रियोमा उन्हें काम समझाने के लिए अंदर ले गया। यहाँ ही रियोमा के कुछ बैग्स थे जिन्हें कस्टमर अपने कपड़े रखने के लिए खरीदने आएंगे। यहाँ काफी सारे साइज हैं, कस्टमर कोई सा भी ले सकता था और फीस इस बार पर डिपेंड करेगी कि वो लोग कौन सा साइज लेंगे। जितना बड़ा बैग उतनी ज्यादा फीस। और एक बार जब वो कस्टमर्स के कपड़े ले लेंगे तो हमें कस्टमर को ये रिसेप्शन टैग देना होगा जिसे दिखाकर वो अपने कपड़े वापस ले सकते थे। और जैसे ही उन्हें कस्टमर के बैग मिले तो उन्हें यहाँ आकर रख देना होगा। बाकी का सारा काम क्लीनर स्लाइम्स कर लेंगे। उन लोगों को इन स्लाइम्स के बारे में पता था, ये स्लाइम्स की एक नई ब्रीड है, लेकिन उन्हें इस पर डाउट था कि क्या स्लाइम सच में कपड़े साफ कर पाएंगे और साथ ही वो कपड़े साफ करने के बाद सुखाएंगे कहाँ पर। जिसके बाद रियोमा उन्हें अपने स्लाइम्स का काम दिखाने लगा। क्लीनर स्लाइम्स कपड़ों को धोता और मेटल स्लाइम्स उसको प्रेस कर देते हैं। उन्हें बस कपड़ों को बैग में डालकर कस्टमर को देना था, लेकिन साथ ही वो थोड़ा कपड़ों को अपनी कंफर्मेशन के लिए चेक भी कर सकते हैं। इन स्लाइम्स को कपड़े देने के बाद उन्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कपड़ों को गंदगी साफ करना स्लाइम्स के लिए खाना खाने जैसा था। उनके पास रियोमा के लिए कोई भी सवाल नहीं बचा और वो सोचने लगा क्या उसके काम से नाराज हो गए हैं, क्योंकि ये काफी प्रोफेशनल थे। शायद इन्हें ये लगता होगा कि ये काम इनके लिए नहीं है। जिसके बाद रियोमा उनके लिए एम्प्लॉयज के लिए जगह दिखाने लगा। वहाँ मीटिंग रूम में एक मैनेजर ऑफिस था, साथ ही एक ब्रेक एरिया, रेस्टोरेंट था और एक किचन भी था। जिसके बाद रियोमा उन्हें उनके लिए एक रहने की जगह दिखाता है जहाँ उनके लिए सब कुछ मौजूद था। तभी वहाँ उसके कुछ एडवेंचरर फ्रेंड भी आ गए पार्टी के लिए। उसे काफी काम था तो उसने उन दोनों से हेल्प मांगी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सभी लोग पार्टी में खा पी कर पार्टी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। रियोमा सभी के सामने अपना स्पीच देने लगा, लेकिन साथ ही वो थोड़ा शर्मा रहा था। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ रही थी जहाँ भी वो स्पीच दिया करता था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसने सभी को इस पार्टी में आने के लिए और उसका साथ देने के लिए शुक्रिया करा। उसने सभी को थैंक्स कहने के लिए ये सब बनाया था। रिनार्ड की फैमिली ने भी ड्रिंक पीते हुए उसको कांग्रेट्स कहा। दूसरी तरफ मॉर्गन गिसिलिया की बातों को बुराई कर रहा था, लेकिन गिलिसिया को भी उसकी बुराई करने लगी तो मॉर्गन ने उसे रोक लिया। उन्हें भी लग रहा था कि रियोमा का बिजनेस अच्छा चलेगा। गिलिसिया ने रियोमा को कुछ टिप्स तो नहीं दी, लेकिन अगर वो एडवाइस लेने आएगा तो मना नहीं करेगी। जिसके बाद रियोमा रिनहार्ड की फैमिली से खाने के बारे में पूछने लगा, लेकिन रियोमा को ये जानकर हैरानी हुई क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ सर्व भी नहीं किया जो वो लोग नॉर्मली खाते थे। पर रिनहार्ड को देखकर उसे समझ आया कि महंगा खाना हर बार अच्छा नहीं होता। इधर जेफ और मिया पेट भरकर खाना खाकर पड़े थे, लेकिन जैसे ही डेजर्ट आया वो फिर से खाने पर कूद पड़े। रियोमा ने कादिल और कैरल को मदद करने कहा और कल उसकी शॉप ओपनिंग का फर्स्ट डे है, तो वो चाहता है कि वो लोग उसके साथ उसकी मदद करने के लिए वो प्रेजेंट हों। लेकिन अगर उन्हें दिक्कत हुई तो कोई बात नहीं। उन लोगों ने इस जॉब के बारे में काफी सोचा और वो रियोमा के साथ काम करने के लिए तैयार थे, जो कि काफी खुशी की बात थी। उन्हें लग रहा था कि रियोमा जमील फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसने बताया कि वो बस जमील फैमिली के साथ रहता है, उनका एक फ्रेंड बनके। वो उस फैमिली से नहीं है। सर्च को ये कंफ्यूजन पहले दूर करना चाहिए था, उन्हें अच्छे से रियोमा के बारे में बताकर। वो बस एक एडवेंचरर था, तो इसलिए वो चाहता था कि वो लोग उसके साथ नॉर्मली बिहेव करें। अब अगले दिन उसकी शॉप ओपन हो गई थी और रियोमा सोच रहा था कि कोई कस्टमर यहाँ आएगा भी या नहीं। जिसके बाद उसके एम्प्लॉयज वहाँ पर काम पर आ गए थे। रियोमा एडवेंचरर गिल्ड जा रहा था सभी को अपनी शॉप के बारे में बताने के लिए, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि वहाँ कोई आने वाला है। लेकिन अगर कोई कस्टमर आएगा तो उन्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। साथ ही अब एलियारा भी जा चुकी थी, जिसके बाद वो पहुंचा एडवेंचरर गिल्ड में, जहां उसे पता लगा कि सभी लोग वहां उसकी शॉप के बारे में पहले से जानते थे, क्योंकि वहाँ उसके एडवेंचरर फ्रेंड ने एक बोर्ड लगा दिया था कि रियोमा की शॉप खुल चुकी है। साथ ही वो पूरे शहर में एडवर्टाइज करने भी गए थे। जिसके बाद वो हर्ब्स कलेक्शन को जॉब ले लेता है, जिसके बाद माइन की पेट्रोलिंग का काम करते करते हर्ब्स इकट्ठा करके अपना इनाम लेकर अपनी शॉप में वापस पहुंचता है। तो वहाँ कस्टमर्स की भीड़ लगी थी, जिसे देखकर रियोमा भी खुद हैरान था। वो अंदर उनकी मदद करने के लिए चला गया। साथ ही स्लाइम से अपना काम कर रहे थे। सभी लोग अपने कपड़े जल्दी साफ पाकर बहुत खुश थे। उन लोगों ने भी आज काफी अच्छा काम किया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहले ही दिन इतने कस्टमर्स आएंगे। शायद उसको थोड़े और एम्प्लॉयज रख लेने चाहिए मदद के लिए। इसके लिए उसको मर्चेंट गिल्ड में बात करनी होगी। रियोमा गिसिलिया के पास जाकर उसे सोने कंडीशन के बारे में बताता है। वो समझ गई थी कि रियोमा यहाँ एम्प्लॉयज लेने आया है और उसका बिजनेस काफी सही चल रहा है। गिलिसिया ने उसे और एम्प्लॉयज देने के लिए हाँ कर दी। रिनहार्ड की फैमिली भी काफी खुश थी ये जानकर कि रियोमा का बिजनेस अच्छा चल रहा है। रियोमा को टाउन गार्ड्स के हेडक्वार्टर जाना चाहिए, वहाँ कपड़े भी बहुत महंगे हैं उसको धोने के लिए। जिसके बाद वो रेस्ट करने के लिए वहाँ से चला गया। उसे अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगी, जहाँ वो इतना काम करने के बाद थक जाया करता था, लेकिन अब वो कंफर्टेबल फील कर रहा है यहाँ काम करने के बाद।
रियोमा की शॉप का सेकंड डे था और पहले ही दिन की तरह आज भी काफी लोगों की भीड़ लगी थी और सभी अपने अपने साफ कपड़े देखकर खुश दिख रहे थे। इसने रोमा ने ये देखते हुए गिल्ड चला गया, जहाँ जाकर वो गिरिशा से मिलता है क्योंकि आज उसे कुछ एम्प्लॉयज दिलाने वाली थी। गिरिशा ने सभी से मिला है जहाँ काफी सारे लोग इकट्ठे हुए थे। उसने अंदर जाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया जहाँ सच में कुछ ज्यादा ही लोग थे। रोमा बस ऐसी एम्प्लॉयज चाहता था जो कि बस उसके कपड़ों को बैग उठाकर उसे कस्टमर से बात कर सके। उन्हें बस कपड़ों का बैग उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। ये कोई ज्यादा भारी काम नहीं था और साथ ही रोमा एक टीमर भी है, तो उसके शॉप में कुछ स्लाइम्स भी थे। तो वो चाहता था कि सभी लोग उसे और उसके स्लाइम्स को अच्छे से ट्रीट करें। सभी लोग सोच में पड़ गए, ये जॉब उनके लिए नहीं जिन्हें ये स्लाइम से नफरत है, ये उनसे डर लगता है। अगर ऐसा है तो वो सभी यहाँ से जा सकते थे, लेकिन साथ ही अगर उन्हें रोमा जैसे बच्चे के साथ काम करने से कोई दिक्कत थी तो वो भी जा सकते थे। ये सुनकर सभी लोग आपस में स्लाइम्स और रोमा के बारे में बात करने लगे और ये कहकर वो चले गए कि एक बच्चे के साथ भला कौन ही काम करना चाहेगा। लेकिन अभी दो लोग वहाँ रुके हुए थे, एक लड़की और एक बुढ़ा इंसान। उन दोनों को रोमा के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साथ ही अगर उनकी कुछ शर्तें हैं तो वो भी बता सकते थे। बुढ़ा इंसान का नाम फे था और लड़की का नाम लीलोंग, जो कि उसकी बेटी थी। उनकी बस एक ही रिक्वेस्ट थी कि उस बुढ़े इंसान का पैर टूटा हुआ था, तो वो चाहते थे कि रोमा उन्हें काम पर रख ले। उसका ये पैर तो हीलिंग स्लाइम्स ठीक कर देंगे, तो इसलिए वो बिना किसी दिक्कत के काम कर सकते थे और उन लोगों की और कोई रिक्वेस्ट नहीं थी। तभी लीलैंग ने उससे पूछा कि क्या वो लोग वहीं पर रह सकते थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है कहीं और किराए पर रहने के लिए। पर अभी तो रोमा के पास एम्प्लॉयज का पूरा कमरा खाली ही पड़ा था, तो वो दोनों वहाँ रह सकते थे। तभी रोमा की नजर उन लोगों के पास पड़े हथियारों पर पड़ी। उसकी नजर काफी तेज थी। यहाँ रोमा को पता लगा कि वो दोनों असैसिन थे। रोमा को लगा कि वो दोनों यहाँ उसे मारने आए हैं। उन लोगों ने अब असैसिन का काम छोड़ दिया था। उनके बारे में ये बात गिलिशा को पता थी। वो भले ही बुढ़ी है लेकिन उनकी आंखें कमजोर नहीं। गिलिशा ने रोमा के साथ भी यही किया था। वो लोगों को अच्छे से पहचानती है, भले ही वो किसी और कंट्री के क्यों ना हो। लीलिंग ने बताया कि पहले वो लोग जिस मास्टर के लिए काम करते थे वो वॉर हार गया, तो उन्होंने अपना घर खो दिया, इसलिए वो यहाँ आ गए। पैसे के लिए फे ने माइंस में काम किया, लेकिन वहाँ उसका पैर टूट गया। उन्हें आज तक कोई ऐसा पहचान नहीं पाया। ये दोनों पहले थे जिन्होंने इसे पहचाना। वो रोमा से कहने लगा कि वो लोग काफी स्पेशल लग रहे हैं, क्या वो भी किसी दूसरी कंट्री से थे। लेकिन दिखने में तो लोग काफी कुछ उनके जैसे ही थे, लेकिन असल में तो रोमा दूसरी कंट्री से बल्कि दूसरी दुनिया से था। वो उन्हें जॉब पर रखने के लिए मान गया। वो उनके पास जाने के बाद उन्हें रखने के लिए तैयार था, क्योंकि गिल्ड मास्टर इसीलिए उन्हें यहाँ लेकर आई थी, तो उसे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही रोमा के एम्प्लॉयज के साथ कुछ बॉडीगार्ड्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें कभी कभी उसके लिए बॉडीगार्ड्स का भी जॉब करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं। दोनों ने हाथ मिला लिया। इस बिजनेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो उन्हें जी जान लगाकर मेहनत करनी होगी। साथ ही अब वो रोमा के साथ काम करने वाले थे, तो इन्होंने अब ये हथियार हर जगह के ले जाने बंद करने होंगे। उन दोनों को हथियारों के बिना अजीब सा लगता था, तो वो अपनी असैसिन हैबिट नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद रोमा उन दोनों को अपनी शॉप में लाकर दिल और कैरल को इनसे इंट्रोड्यूस कराता है। वो सभी वहाँ अच्छे से काम करने लगे। शॉप क्लोजिंग का टाइम आ ही गया। उन लोगों ने काफी अच्छा काम किया। आज कल से भी ज्यादा कस्टमर आए थे। आज वो बहुत ही खुश लग रहे थे। शायद कुछ दिनों तक ये काम इसी तरह नेक्स्ट लेवल चलेगा। इसी के साथ आज जो लोग आए थे उन लोगों ने और भी एक काम को शॉप के बारे में रिकमेंड किया, जो देखकर उसने दोनों को आज की सेल्स कैलकुलेट करने के लिए कहा। जिसके बाद वो फे और लीलिंग को एक अलग कमरे में ले गया। वहाँ जाकर उसने अपना डायमेंशन वो मैजिक इस्तेमाल किया और उसमें से हीलिंग स्लाइम्स निकाले। ये देखकर वो भी हैरान थे। उसने बताया कि हीलिंग स्लाइम्स हैं जो कि किसी भी चोट को हील कर सकते थे। और तभी फे का पैर ठीक हो गया और दोनों बड़ी खुशी से रोमा का शुक्रिया करने लगे। फे के पास ये ठीक कराने के लिए पैसे नहीं थे। इनके पास बचे पैसे इन्होंने अपनी कंट्री के गार्ड्स को दे दिए, ताकि ये लोग वहाँ से किसी और जगह भाग सकें। इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो अपनी जान बचा ले या फिर पैसे, इसलिए अभी यहाँ यही आए हैं। रोमा फिर उन्हें उनका कमरा दिखाने लगा, जो देखकर वो काफी खुश हो गए थे। कार्ला रोमा को अपनी शॉप की सेल्स दिखाते, जो कि कल से काफी ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने सलाह दिया कि रोमा को भी अब उनसे दूसरे टाउन में भी कुछ ब्रांच खोल लेनी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल था। रोमा को लगा कि शायद ये कुछ ज्यादा जल्दी होगा, लेकिन यही सही होगा उसके बिजनेस के लिए। साथ ही रोमा को किसी ऐसे पर्सन के ढूंढना होगा जिस पर वो ट्रस्ट कर सके, तभी वो लोग अपनी दूसरी ब्रांच खोल पाएंगे। रोमा ने कहा कि वो इस बारे में जरूर सोचेगा। साथ ही उसने बताया कि फी और लीलैंग को आर्मी एक्सपीरियंस है, तो इसलिए वो दोनों बॉडीगार्ड्स का भी काम करेंगे, तो उनके लिए सैलरी में भी हर चीज जरूर इंक्लूड की जाए। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो एलियारा से मिला, जहाँ वो भी अपने स्कूल के कामों से काफी बिजी थे। उसके पास रोमा की शॉप में मदद करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि उसने अब एम्प्लॉयज हायर कर लिए थे। अगले दिन स्टोर में कल की तरह ही बहुत सारे कस्टमर्स आए थे। उनकी शॉप काफी अच्छी चलने लगी। सभी एम्प्लॉयज ने काफी अच्छा काम किया, इसलिए रोमा उन्हें पिज्जा बनाकर उनको सरप्राइज देता है।
वो भी काफी खुश थे। साथ ही गिल्ड के भी एडवेंचरर जो कि उसके फ्रेंड, वो भी आज अपने कपड़े साफ कराने के लिए आए थे। वो भी रोमा की सेल्स देखकर काफी खुश थे। इसी तरह आज तीसरा दिन भी गुजर गया उनकी शॉप का और आज की सेल्स को कल से 1.5 गुना ज्यादा थी। रोमा ये देखकर काफी खुश था और उनका बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा था। उसे अब कुछ और एम्प्लॉयज भी रख लेने चाहिए। उसके लिए उसे एक फिर से गिल्ड में बात करना होगा। साथ ही रोमा कुक भी काम पर रखना चाहता, लेकिन उनकी जरूरत क्या है। पर रोमा ने कहा कि सभी बिजी रहते हैं, फिर ये अच्छा होगा कि सभी को रोज का खाना मिले। सभी खुश थे कि रोमा अपने एम्प्लॉयज को काफी अच्छा ट्रीट करता है। जिसके बाद वो गिनीशा के पास पहुंचा। उसे एक बार फिर से एम्प्लॉयज चाहिए। उसे इस बार 2 लोग और साथ ही एक कुक भी चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि आमतौर पर वर्कर्स ही खाना बनाया करते हैं, लेकिन उसे एक प्रोफेशनल चाहिए जो उनके लिए अच्छा खाना बना सके। साथ ही गणेशा इसका भी ध्यान रखे कि वो यहाँ उन्हीं लोगों को ले जाए जिनको रोमा के स्लाइम्स के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले दिन गणेशा ने रोमा को एम्प्लॉय से मिलाया जिसका नाम था फीना, मारिया और जेन। ये तीनों एक ही विलेज से आए थे। वहाँ एक और लड़की थी सेल्मा, ये कुक थी। इन लोगों को रोमा के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस रोमा को इन्हें ही हाँ कहना था। रोमा ने खुशी से सभी को हाँ कर दिया। उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था तो गणेशा ने उसे दूसरे टाउन में अपने ब्रांचेस खोलने के लिए कहने लगी। रोमा को लगा कि काफी जल्दी होगा, लेकिन गणेशा चाहे तो आज ही शुरू कर सकती थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि रोमा की शॉप काफी अच्छी चल रही थी। सेल्मा भी लाजवाब खाना बनाती थी। 8 एम्प्लॉयज रखने की वजह से उसके पास अब काफी सारा खाली टाइम बच गया, तो उसने सोचे कि शायद अब उसे गिल्ड में जाकर उसको जॉब ले लेनी चाहिए। रिनहार्ट की फैमिली दूर से उसे देख रही थी। उन्हें पता था कि रोमा ये कर लेगा, लेकिन वो इतना अच्छा कर लेगा उन्हें नहीं सोचा था। उसके लिए इस टाउन में रहना ही ज्यादा सही रहेगा। अगले दिन रोमा सर्च के सामने बैठा होता है। उसकी शॉप काफी अच्छी चल रही थी, तो वो सर्च को थैंक्स करने आया था अपने एम्प्लॉयज देने के लिए, और अब उसने काफी सारे एम्प्लॉयज रख लिए थे, तो वो अब शॉप पर बिना रहे भी अपनी शॉप चला सकता था। सर्च ने यहाँ रोमा को एक और बिजनेस के बारे में बताने के लिए बुलाया था। वो उन लोगों को मेटल ब्लॉक्स स्टिकी स्लाइम्स स्ट्रिंग्स प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन वो चाहते थे कि रोमा उन्हें एक वाटरप्रूफ कोट भी प्रोवाइड करे। सर्च ने उसे पूछा कि क्या उसने ग्रिल फ्रॉग का नाम सुना है। उन फ्रॉग्स को आर्मर बनाने में यूज किया जाता है, साथ ही उनके ऑर्गन से मेडिसिन भी बनाई जाती है। ये ग्रिल फ्रॉग कुछ लेक्स के पास भी मिलते हैं, इसलिए काफी सारे एडवेंचरर्स उन्हें पकड़ने के लिए लेक की तरफ निकलते हैं, और इसी वजह से उनके लिए वाटरप्रूफ कपड़े और चीजें काफी पॉपुलर होंगी इस समय पर। रोमा इसके लिए मान गया और सर्च शुक्रिया करने लगा। जिसके बाद रोमा स्लाइम को कुछ आयन खिलाने लगा, और उसे लगा था कि शायद स्लाइम को आयन खिलाने की वजह से वो स्लाइम्स मेंटल स्लाइम से कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए वो बस एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। रोमा अब माइंस में एंटर करता वाटरप्रूफ फैब्रिक बनाने के लिए, जिसके लिए सर्च ने उससे कहा था। एलियारा भी उसके साथ माइन में जाने लगी। वो लोग माइन में पहुंचे और एलियारा यहाँ माइंस में अपने वायलिन प्रैक्टिस करने आई थी, ताकि किसी को उसकी वायलिन बजाने से तकलीफ ना पहुंचे। रोमा को पता ही नहीं था कि एलियारा वायलिन भी बजाती है। एलियारा लिवर बर्ड्स के लिए वायलिन बजाती थी। उन्हें पकड़ने के लिए उसका सॉन्ग जरूरी था। लिवर बर्ड्स एक दूसरे से सॉन्ग के जरिए बात करती थी, तो अगर उन्हें म्यूजिक पसंद आया तो उसके साथ टीमिंग कॉन्टेक्ट बनाना आसान होगा, इसलिए वो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेगी। इसके बाद दोनों अपना काम करने लगे। एलियारा म्यूजिक की प्रैक्टिस करने लगी और रोमा स्लाइम्स के साथ अपना काम। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बैठे तो रोमा एलियारा को उसके सॉन्ग के बदले गिफ्ट देना चाहता था, और ये वही थी डॉल्स जिनके बारे में रोमा ने पहले एलियारा को बताया था। जिसके बाद रोमा ने अपने मैजिक का यूज करके एलियारा की शेप को एक डॉल का बनाया और उसमें डिटेलिंग करने लगा। उसकी बनाई डॉल एलियारा को काफी पसंद भी आई, जिसके लिए उसने उसको थैंक्स भी कहा। इसके बाद रोमा ने रिनहार्ट और उसकी पूरी फैमिली के लिए डॉल्स बनाई, जो कि दिखने में काफी अच्छी और डिटेल्ड थी। इसमें जमील फैमिली के सारे लोग, यहाँ तक कि सिबास और मेड भी थी, सभी उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगे और उसको थैंक्स कहा। एलियारा को ये अपने साथ अपने स्कूल ले जाने चाहिए। ऐसा करने पर उसे स्कूल में उसकी फैमिली की कभी महसूस नहीं होगी। एलियारा चाहती थी कि रोमा अपने भी एक डॉल बनाकर उसे दे, क्योंकि वो उसे भी अपने साथ ले जाना चाह रही थी। जिसे सुनकर रोमा भी खुश हो गया। अगले दिन रोमा अपनी शॉप पर गया, लेकिन काम काफी अच्छा चल रहा था, तो उसने सारा काम एम्प्लॉयज को ही संभालने दिया और माइंस में अपना काम करने चला गया। उसके फैब्रिक्स बनकर तैयार थे, बस अब सूखने का वेट करना था। तो उसके पास खाली टाइम था, जिससे देखकर वो स्लाइम्स को साथ हैंड कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग करने का सोच रहा था, क्योंकि उसे ये ट्रेनिंग काफी समय से नहीं गई थी। वो स्लाइम्स के साथ ट्रेनिंग करने लगा और ट्रेनिंग के बाद उसकी नजर उस स्लाइम से पड़ी जिसे आयन खिला रहा था। वो स्लाइम्स के साथ ट्रेनिंग करने लगा और ट्रेनिंग के बाद उसकी नजर उस स्लाइम पर पड़ी जिससे वो आयन खिला रहा था बहुत समय से। उसका कलर देखते ही देखते चेंज हो गया। ये बाकी मेटल स्लाइम्स की तरह नहीं था, ये थोड़ा इससे अलग था। रोमा ने उस पर अपना मैजिक यूज किया, जिससे उसे पता लगा कि ये स्लाइम एक आयन स्लाइम बन चुका है। आयन खिलाने की वजह से रोमा थोड़ा सोचने के बाद समझ गया कि जब स्लाइम सिर्फ मेटल खाएंगे तो वो मेटल स्लाइम्स में कन्वर्ट होंगे, और जब वो सिर्फ आयन खाएंगे तो आयन स्लाइम्स में कन्वर्ट होंगे। इसके बाद रोमा अपनी शॉप पर आया, जहाँ पर फिना सफाई कर रही थी। अचानक वहाँ क्लीनर स्लाइम्स और बढ़ चुके थे, जिस वजह से अब काम और ज्यादा तेजी से होगा।
सभी एम्प्लॉइज इकट्ठा हो चुके थे। कार्ला र्योमा को आज की सेल्स दिखाने लगी, जो कि कल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा थी। दोनों ये देखकर हैरान थे। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि आज उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला था। ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर ये सभी यहाँ आए थे और अपने कपड़े ढूंढ रहे थे और इतने साफ कपड़े देखकर सभी खुश हो गए। बिजनेस अब काफी तेजी से ग्रो हो रहा था। ये सब इन सभी एम्प्लॉयज के हार्डवर्क के कारण हो पाया। वो उनसे कहता है अगर उन्हें कोई और हेल्प चाहिए तो वो जरूर करेगा, लेकिन सभी खुश थे। तभी उसे एक चीज की याद आई, वो थी कि उसने अब तक अपने किसी भी एम्प्लॉय को छुट्टी नहीं दी। अगर इन्हें छुट्टी नहीं मिली तो ये लोग एंजॉय कैसे कर पाएंगे। र्योमा उन लोगों से छुट्टी अब तक ना दे पाने की वजह से काफी माफी मांगता है। जेन सुनकर हैरान थी कि उन्हें यहाँ छुट्टियां भी मिलेंगी, जिसके लिए र्योमा हफ्ते में 1-2 दिन शॉप को बंद रख सकता था या फिर उनसे शिफ्ट में काम करा सकता था, जिससे उन्हें आराम से अपने लिए भी वक्त मिल जाता। ये सुनकर पीना रोने लगी। उसके लिए एक सपने जैसा था। र्योमा को समझ नहीं आ रहा था कि कार्ला ने उसे बताया था कि नॉन लोकल लेबरर्स को छुट्टियां ना के बराबर ही दी जाती हैं, इसलिए ये ऐसा रो रही है। फीना ने बताया कि शायद अगर वो किसी और जगह काम कर रही होती तो अभी उससे ज्यादा काम कराया जाता और उसके बदले पैसे भी कम दिए जाते। साथ ही उन्हें अपने मालिकों को सर्विस भी देनी पड़ती है। यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो किस तरह के सर्विस की बात कर रही है, जिसे सुनकर र्योमा सोचने लगा कि हैरेसमेंट और एम्प्लॉइज एक्सप्लॉयटेशन इस वर्ल्ड में भी होता है। लेकिन उसके बिजनेस का गोल था अच्छे से ग्रो करना, सभी एम्प्लॉइज को अच्छे से ट्रीट करना। सेलेमा ने खाना बनाकर रेडी कर दिया और उसने सभी के साथ र्योमा को भी खाने पर बुलाया। अब र्योमा गिल्ड में जॉब के लिए आया था। जब वो अपनी जॉब के लिए जा रही थी तो तभी मेन ने उसे बताया कि एक और ग्रुप है एडवेंचरर्स का दूसरे टाउन में, जिन्होंने हाल ही में एक नए प्रजाति का स्लाइम का ढूंढ रखा है। र्योमा ने सुनकर हैरान था और उस ग्रुप की उसने सारी इन्फॉर्मेशन मांगी। लेकिन वो लोग उस स्लाइम को बेचने के लिए कुछ समय पहले टेमर्स गिल्ड गए थे, लेकिन उन लोगों ने उसे खरीदा नहीं। र्योमा चाहे तो मेलिन उसको उस ग्रुप का पता चला सकती है। र्योमा उससे एड्रेस लेकर लोकेशन में पहुंच गया और अंदर जाकर उसने एक ग्रुप को देखा जिसका नाम था बियर ऑफ सीकम। उन्होंने र्योमा से पूछा कि आखिर वो कौन है। र्योमा ने बताया कि वो भी एक एडवेंचरर और एक टेमर है, ठीक उनकी ही तरह। लेकिन वो हैरान है क्योंकि वो एक बच्चा था। उनमें से एक लड़का जिसका नाम सीन था, वो र्योमा को गुस्से में जाने के लिए कहने लगा। दरअसल उसका मूड अभी खराब था। र्योमा ने उनसे उस सारे स्लाइम्स के बारे में पूछा जिससे उन लोगों ने अभी तक कुछ समय से पकड़ रखा था, लेकिन बेच नहीं पाए। सीन ने उसे गुस्से में पकड़ लिया। उसे लग रहा था कि र्योमा उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन ज्यादा पीने की वजह से वो गिर गया और उसके साथी उठाकर उसको ले गए। का लीडर र्योमा के वहाँ आने से वहाँ पहुँचने लगा। र्योमा यहाँ उनके स्लाइम्स को खरीदने आया था और उसने कहा कि वो अलग अलग प्रजाति के स्लाइम्स को इकट्ठा कर रहा है और उन पर स्टडी करता है, तो इसलिए वो स्लाइम्स खरीदना चाहता था। उनका लीडर बताता है कि उनके पास एक ऐसा रेयर स्लाइम तो है, लेकिन कोई उनसे खरीदना ही नहीं चाहता। र्योमा स्लाइम देखकर ये डिसाइड करेगा कि उन लोगों को कितने पैसे देने हैं। अगर स्लाइम अच्छा हुआ तो वो ज्यादा पैसे भी दे देगा। उसने जैन और स्लाइम को देखा तो वो रेड कलर का था। ये देखकर उसने स्लाइम खरीद लिया और उन लोगों को थोड़े पैसे जरूर दिए, लेकिन उन्हें ये पैसे ज्यादा लग रहे थे तो वो इसलिए उसे नहीं लेना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने र्योमा की मदद करी एक रेयर स्लाइम को ढूंढने में, तो ये उनके लिए उसकी तरफ से था। उसने कहा कि अगर उन्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो हर साल लेक्स के पास आने वाले ग्रिल फ्रॉक्स को पकड़ने चाहिए। उसके पार्ट्स को उन सभी को काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। उसने उन लोगों को अपने शॉप के बारे में बताकर अपने शॉप का एडवर्टीजमेंट भी करवा दिया, जिसके बाद वो जाकर उस स्लाइम से कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगा और उसे पता लगा कि एक ब्लडी स्लाइम था। र्योमा ने उसे एक मॉन्स्टर के पास रखा और स्लाइम उसका खून पीने लगा और उसकी बॉडी के अंदर चला गया। र्योमा का ये स्लाइम मॉन्स्टर को खाने का काम आ सकता था। उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। दूसरी तरफ बॉर्ड्स र्योमा को देखकर खुश थे। यहाँ कितनी तरक्की कर रहा है और साथ ही वो दिल से इतना अच्छा इंसान भी था। वो ये देखकर खुशी से रोने लगे। अगले दिन एलियारा र्योमा के साथ टेमिंग मैजिक की ट्रेनिंग करने आई है। एलिस ने पूछा कि टेमिंग मैजिक का आखिर नेचर क्या होता है। एलियारा ने बताया कि टेमिंग मैजिक जो इंसान यूज करेगा वो मॉन्स्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेगा, जिससे वो उसकी हेल्प करे और फिर टेमर और मॉन्स्टर एक दूसरे से बात कर पाएंगे। आज वो लोग शेयर्ड सेंसेशन म्यूजिक यूज करने वाले हैं, जिससे वो लोग सेंसेशन शेयर करके इन्फॉर्मेशन पा सकते थे अपने मॉन्स्टर से। इससे उन्हें पता भी लग जाएगा कि उनका मॉन्स्टर खतरे में है। इस समनिंग मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट मॉन्स्टर के साथ मैजिकल फोर्स यूज करके बनाया जाएगा। शेयर्ड सेंसेशन को इस्तेमाल करने के लिए उन्हें एक्सपीरियंस बनाना होगा। जितना क्लोज वो अपने मॉन्स्टर के साथ रहेंगे उतना ही इफेक्टिव होगा। लेकिन आज वो अपनी ट्रेनिंग इन मॉन्स्टर के साथ शुरू करेंगे। स्लाइम के साथ अपनी सेंसेशन शेयर करना कितना इफेक्टिव होगा ये कहा नहीं जा सकता। अगर स्लाइम के साथ वो अपनी सेंसेशन शेयर भी कर लेंगे तब भी उन्हें कुछ नहीं दिखेगा और उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा, स्मेल भी नहीं आएगी और ना ही कोई टेस्ट। इसके बाद दोनों ने अपनी ट्रेनिंग बर्ड्स के साथ शुरू की। वो लोग उन बर्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगे और अब उनके पार कंसंट्रेट करना था। र्योमा कुछ ही देर में बर्ड्स की आंखों से देखने लग गया। ये काफी हार्ड मैजिक था, लेकिन र्योमा ने इसे बड़ी आसानी से सीख लिया। रिनाट ने अब र्योमा को अपनी आंखें बंद करके कंसंट्रेट करने के लिए कहा। र्योमा तब भी उसे बड़ी आसानी से बिना किसी दिक्कत के कर पा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एलियारा को इसे करने में काफी दिक्कत आ रही थी।
रोमा को इस मैजिक के बारे में पहले से ही काफी नॉलेज था, इसलिए वो इसे इतनी अच्छे से कर पा रहा था। पर एलियारा को कुछ भी पता न होने के बावजूद भी वो उसके एक्सपीरियंस के मुकाबले काफी सही कर रही थी और दोनों ने ही ये मैजिक काफी अच्छा किया। लेकिन एलियारा इसमें अभी भी कमजोर थी। जब रोमा ने पहली बार वर्चुअली रियलिटी गेम चलाया था तब भी उसे थोड़ी दिक्कत हुई थी। ये मैजिक थोड़ा सा उस गेम जैसा ही था। एलियारा भी इसे कुछ समय में सीख ही लेगी। रोमा का ये फर्स्ट टाइम था स्लाइम्स के अलावा किसी और चीज पर इस मैजिक का इस्तेमाल करना। उसे फिर भी कुछ अलग महसूस नहीं हुआ, शायद उसके पास बर्ड्स टाइप एम्पलीट्यूड ही था। रिनहार्ट ने बताया कि हर ट्रेनिंग मैजिक का एक एम्पलीट्यूड होता है। इसका मतलब उस स्लाइम को ट्रेन करना उसके लिए इजी था क्योंकि वो उसके लिए ही बना था। अपने लिए सही मॉन्स्टर ढूंढना गुड टेमर होने के लिए बहुत ही अच्छी चीज थी। ये कोई टेमर एक्सपीरियंस के साथ ही कर सकता था। ह्यूमन ने रिनहार्ट से पूछा कि उसके पास कौन सा एम्पलीट्यूड है, तो उसके पास स्किल्ड मॉन्स्टर का एम्पलीट्यूड था। वो ज्यादा मॉन्स्टर हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन उसका हर मॉन्स्टर काफी स्ट्रॉन्गर है और रिनहार्ट हर 4 पैरों वाले मॉन्स्टर टेम कर सकता था। तभी एलिस भी खड़ी हो गई। वहाँ पर एक फॉक्स आ गई उसके पास। ह्यूमा उसको देखकर चौंकाना हो गया, लेकिन ये एलिस के मॉन्स्टर ल्यूआर्क था, लिटिल फेनहार्ड। ह्यूमा को लगा कि ये लेजेंडरी फॉक्स है, लेकिन वो तो एक फेनरीड होता है और ये लिटिल फेनरीड था और ये एक वुल्फ मॉन्स्टर होता है जो कि आइस टाइप मैजिक यूज कर सकता था और काफी स्ट्रॉन्ग भी। उसने ऐसे 20 मॉन्स्टर टीम कर रखे थे और इसके अलावा उसके पास अलग 100 वुल्फ टाइप मॉन्स्टर थे। वुल्फ मॉन्स्टर उसकी स्पेशलिटी थी। रोमा ने सुनकर काफी हैरानी हुई और इम्प्रेस था एलिस से। रिनहार्ट भी वहाँ उसकी तारीफ कर रहा था। तभी एलिस ने बताया कि रिनहार्ट के फादर के पास तो इससे भी पावरफुल मॉन्स्टर हैं। उसने टोटल 20 मॉन्स्टर टीम कर रखे थे, लेकिन उनमें से काफी सारे ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर हैं। रिनहार्ट का पहला ही मॉन्स्टर काफी पावरफुल ड्रैगन था, इसलिए उसे रिनहार्ट के पास देखकर उसके अंदर जितने भी ड्रैगन मॉन्स्टर थे उसने रिनहार्ट को ज्वाइन कर लिया। वो उन ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर को तब तक नहीं बुलाता जब तक उसके कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना बन जाए। वो उनका इस्तेमाल नहीं करता, तो इसलिए वो सभी वो माउंटेन पर रहते हैं। वो बड़ा ड्रैगन सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो वहाँ उसके बाकी के ड्रैगन्स का भी ध्यान रखता था। और एलिस के मॉन्स्टर एक दूसरे माउंटेन में रहा करते थे और उस माउंटेन में काफी सारे मेडिकल हर्ब्स हैं, तो उसके वुल्फ उन्हें को लोगों से बचाते थे। अब ब्रेक टाइम खत्म हुआ, वो लोग फिर से अब रेडी द शेयर सेंसेशन प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। जिसके बाद र्योमा बताने लगा कि उसने मैजिकल माइन में रहकर ट्रेनिंग करी थी और वो अब वाटर प्रूफ फैब्रिक भी बना लेता है, रिसर्च को दे देता है। जिसके बाद र्योमा गिल्ड के एडवेंचरर्स के साथ बैठा था, जो कि उसे कहता है कि ग्रिल फ्रॉग जल्दी ही आने वाले थे, तो कुछ समय ही वो लोग उन्हें पकड़ सकते थे। पर यहाँ पर मियाँ जानना चाहते थे कि र्योमा ने जो मॉन्स्टर को मारते वक्त कपड़े पहने थे वो उसने कहाँ से खरीदे। उन्हें फ्रॉग हंट करने के लिए कुछ अच्छे कपड़े चाहिए। र्योमा ने बताया कि मॉर्गन ट्रेडिंग कंपनी से उसको ये कपड़े मिले थे। वहाँ जाकर उन एडवेंचरर्स को सर्च से मिलना होगा, वो इन लोगों को कपड़े दे देगा। तो सुनकर सभी निकल जाते हैं सर्च के पास जाने के लिए। रात में रिनहार्ट र्योमा को बताता कि वो लोग परसों निकलने वाले हैं लिवर बर्ड्स को पकड़ने के लिए। र्योमा भी एलियारा की तरह बर्ड्स के सॉन्ग से जरिए बात करने के लिए गिटार की ट्रेनिंग करने लगा। अब वो दिन भी आ गया जब रिनहार्ट की फैमिली को उस बर्ड को पकड़ने के लिए निकल गई। रास्ते में चलते हुए उन्हें बियर स्कम का ग्रुप दिखता है। वो लोग र्योमा को थैंक्स कहने लगे, उसे यहाँ की जगह के बारे में बताने के लिए। तभी सीन जिसने उस दिन पीने के बाद र्योमा के साथ बुरा बर्ताव किया था उसके लिए वो आगे बढ़ाकर र्योमा को सॉरी कहने लगा। और र्योमा ने जो उस दिन उनका स्लाइम खरीदा और उन्हें इन ग्रिल फ्रॉग्स के बारे में बताया था, जिसे बेचकर अब वो लोग अच्छा पैसा कमा सकते थे। उन सबसे और पूरे ग्रुप ने र्योमा को थैंक्स कहा। वो इन फ्रॉग्स को बेचकर र्योमा के लॉन्ड्री भी जाएंगे, अपने कपड़े साफ करेंगे। तभी भागते हुए र्योमा वहाँ पहुँचता है, जहाँ उसने देखा कि काफी सारी लिवर बर्ड्स उड़ रही थी और साथ ही बहुत से लोग ग्रिल फ्रॉग को भी पकड़ रहे थे। तभी रिनहार्ट ने उन्हें दिखाया कि सामने एक इंसान म्यूजिक की मदद से लिवर बर्ड्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर इन बर्ड्स को म्यूजिक पसंद आता है तो इन्हें पकड़ना आसान हो जाता है, लेकिन अगर इन्हें म्यूजिक पसंद नहीं आए तो ये लोग बहुत ही अनकंफर्टेबल साउंड निकालने लग जाते हैं। उन बर्ड्स को इस इंसान का म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वहाँ से जाने लगे। तभी वो ये देखकर उनको पकड़ने के लिए स्वॉर्ड निकाल लेता है, जो देखकर वो बर्ड्स गुस्से में उन पर विंड मैजिक से अटैक करने लगी। वो ये देखकर भागने लगा और र्योमा और बाकी लोग उसे वॉल से बचाने लगे। लेकिन तभी बर्ड्स ने अजीब सा साउंड निकालना शुरू कर दिया, जिससे सभी को तकलीफ होने लगी। और र्योमा को छोड़कर र्योमा समझ गया कि इसके पीछे जरूर एक बर्ड है और उसने उस पर साइलेंट मैजिक यूज किया है और वो बर्ड वहाँ से चली गई। उसे समझ नहीं आया कि उस बर्ड ने ऐसा क्यों किया। सभी के कानों में दर्द होने लगा क्योंकि र्योमा को तो उसकी आवाज से कुछ नहीं हुआ। वो बर्ड और कोई ऑर्डिनरी बर्ड नहीं थी, वो एक डार्क बर्ड थी जो सिर्फ कभी कभी आती है। वहाँ कुछ लोग तो इससे बेहोश भी हो चुके थे। र्योमा को तभी याद आता है कि उसके पास मेंटल ब्रेन रेजिस्टेंस स्किल है, इसलिए उसे कभी कुछ नहीं हुआ। उन लोगों को मिलकर इसका घोंसला ढूंढना चाहिए। अब पता नहीं वो वापस आएगी भी या नहीं। दूसरी तरफ र्योमा की शॉप का भी क्लोज करने का वक्त आ ही गया था। इधर ये सभी लिवर बर्ड का इंतजार कर रहे थे। तभी इलियारा ने कहा कि वो लोग जल्दी अलग होने वाले हैं।
रोमा को ये सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि उसको अब क्या बोलना चाहिए। वैसे उसने एक नोवेल पढ़ी थी जिसमें कैरेक्टर ने उस पर ऐसे सिचुएशन के बारे में लिखा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसमें क्या लिखा था। तभी पिक्चर से एलिस ने आकर उससे कहा कि ऐसा नहीं है कि वो लोग कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। रोमा ने भी शर्माते हुए कहा। तभी जोइस ने उसे एलियारा को हक करने के लिए कहा। रोमा शर्मा गया था। यहाँ तो जोइस को ये सब करने से रोकना चाहिए, लेकिन उसने कहा कि उसने ये सब देखने में मजा आता है। और यहाँ रिनहार्ट ये सब सुनकर गुस्से में लाल हो रहा था। जोइस रोमा को दिखाने लगा कि उसे किस तरह से हक करना होगा एलियारा को, जो देखकर रोमा गुस्से में फूंसा मारता है क्योंकि एलियारा ये सब करने से काफी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तभी उसकी नजर एलियारा पर पड़ी जो कि ये देखकर शर्मा रही थी और वो भी हैरान था कि ये कैसा रिएक्शन है एलियारा का। तभी वहाँ पर लिवर बर्ड्स का झुंड फिर से आ गया। तभी एलियारा ये देखकर उन बर्ड्स को अपना म्यूजिक सुनाने लगी, जिससे वो बर्ड्स उसके पास आकर बैठ गए। अब जल्दी उसे उनके ऊपर उन्हें टेमिंग मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद उन बर्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर पूरे 9 बर्ड पकड़ती है। अब रोमा ने भी ये देखकर अपना गिटार निकाला और वो भी उन बर्ड्स को पकड़ने वाला है। इसी के साथ इस सीरीज का पहला सीजन यही एंड होता है।